अध्याय 931। एक टूटी हुई शक्ति। टिंक टिंक टिंक। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट। चारों ओर गड़गड़ाहट और धातुओं के टकराने की आवाजें गूंज रही थीं। आसमान में एक जैसे हाव भाव वाली 5 सुनहरे बालों वाली महिलाएं युद्ध में लगी हुई थीं। जाहिर है, ये महिलाएं एक दूसरे से संबंधित थीं। कुछ लोग कहते हैं कि वे एक ही कबीले की 3 पीढ़ियों की महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती थीं, जो सभी लड़ती थीं। तुम बहुत ज्यादा ऊर्जा का इस्तेमाल कर रही हो, साशा, कार्मिला हवा में मंडराते हुए बोली। उसकी आंखें और ड्रैगन हॉर्न उसकी बिजली की शक्ति से चमक रहे थे। वह स्पष्ट रूप से पूरी तरह से चार्ज थी और शक्ति से भरपूर थी। एक और गड़गड़ाहट सुनाई दी, और अगले ही पल बिजली कार्मिला से टकराई, जिससे एक कान को चीर देने वाली अंगूठी की आवाज गूंज उठी। साशा कार्मिला के सामने प्रकट हुई। उसकी शक्ल कार्मिला जैसी ही थी, अंतर केवल इतना था कि उसके हाथ और पैर पीली बिजली की ऊर्जा से ढके हुए थे। धातुओं के टकराने की आवाज के बावजूद फुलगर कबीले की महिलाएं लड़ने के लिए हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर रही थीं, बल्कि अपने हाथों का इस्तेमाल कर रही थीं, जो कि वहां मौजूद ज्यादातर हथियारों से ज्यादा शक्तिशाली थे। चूंकि यह सिर्फ अपनी शक्ति के अभ्यस्त होने के लिए संयुक्त प्रशिक्षण था, इसलिए इसे बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं थी। डॉट डॉट डॉट। लेकिन फुलगर कबीले की अन्य महिलाओं ने ऐसा नहीं सोचा था। साशा की छाती के पास बिजली चमकने लगी और कार्मिला ने इस शक्तिशाली ऊर्जा को महसूस करते हुए अपनी भौं ऊपर उठाई। अगले ही पल उसने साशा का हाथ पकड़ा, उसे घुमाया और लड़की को दूर फेंक दिया। साशा ने अपने गुरुत्वाकर्षण के केंद्र को समायोजित किया, क्योंकि सघन बिजली उसके शरीर को ढकने लगी, और बिजली के कारण उसके आसपास का मौसम बदलने लगा। साशा की विशेषताएं विकृत और जंगली होने लगी, क्योंकि उसकी गर्दन के चारों ओर सुनहरे ड्रैगन स्केल दिखाई दिए, और उसका मुंह अस्वाभाविक रूप से चौड़ा हो गया, जिससे उसके तीखे दांत दिखाई देने लगे। उसके पीछे सुनहरे ड्रैगन पंख दिखाई दिए, जैसे कि वे उसके गुरुत्वाकर्षण के केंद्र को और अधिक समायोजित करने के लिए वहां थे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आप सभी बहुत प्रतिस्पर्धी हैं। खैर, आप मेरे वंशज हैं, इसलिए निश्चित रूप से आप हैं। कार्मिला हंसे, और साशा की तरह उसका शरीर शक्ति से आच्छादित हो गया। उसकी विशेषताएं बदलने लगी, और शुद्ध शक्ति उसकी छाती में भी बनने लगी। जिस तरह से कार्मिला ने परिवर्तन को तेजी से संसाधित किया, उससे पता चलता है कि वह अपने शरीर को नियंत्रित करने में माहिर है। भले ही अब वह पहले से बिल्कुल अलग रूप में मौजूद थी, लेकिन उसके पिछले शरीर में सहस्राब्दियों का प्रशिक्षण व्यर्थ नहीं गया था, और उसका अनुभव अमूल्य था। फिर भी, हालांकि साशा में वह नहीं था, उसके पास कुछ और था। विशुद्ध क्षमता। अगले ही क्षण 2 ड्रैगन की दहाड़ें सुनाई दी, जिसके बाद शुद्ध प्लाज्मा की विशाल किरणें निकली। हाँ, ये यहाँ है। सत्ता संघर्ष लेकस। पेपर उत्साह से उछल पड़ा। हाँ, अद्भुत, लेकस ने पेपर के उत्साह पर एकरस स्वर में उत्तर दिया। सत्ता संघर्ष। हाँ, सत्ता संघर्ष। मुझे समझ आ गया। हे भगवान, लेकस ने चिढ़कर अपना पैर पटका, जिससे उसके चारों ओर एक छोटा सा भूकंप आ गया। दुर्भाग्य से पेपर, सिएना और लेकस की उम्मीद के विपरीत कोई शक्ति संघर्ष नहीं हुआ। जैसे ही शक्ति की 2 किरणें टकराईं, उन्होंने एक दूसरे को पूरी तरह से रद्द कर दिया, और केवल बिजली और गड़गड़ाहट का एक बहरा विस्फोट हुआ। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। असंभव, कोई शक्ति संघर्ष नहीं था। मैंने अपने कंट्रोलर को एनालॉग स्टिक को घुमाने के लिए भी तैयार किया था। पेपर ने अपना कंसोल कंट्रोलर दिखाते हुए कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ये तुम्हें कहां से मिला? सिएना ने उत्सुकता से पूछा, क्योंकि उसने पेपर को उसके सामान या उसके सामान्य बैग के साथ नहीं देखा था। मैंने इसे बनाया, पेपर ने कहा, जैसे कि यह कुछ सरल काम था, जो कि सच्चे ड्रैगन के मामले में वास्तव में सरल था, क्योंकि रून रूप में ड्रैगन की भाषा उन्हें स्वाभाविक रूप से आती थी। केवल अंतर यह था कि कुछ लोगों में दूसरों की तुलना में इसके लिए अधिक प्रतिभा थी। हालांकि, बिना किसी अपवाद के, सभी सच्चे ड्रैगन इस शक्ति के शुरुआती स्तर का आसानी से उपयोग कर सकते थे। लेकिन चूंकि वे कुछ ही घंटों पहले ड्रैगन में बदल गए थे, और पेपर पहले से ही इस शक्ति का उपयोग कर रही थी, इससे इस कला में उसकी क्षमता का पता चला। हालांकि यह क्षमता अन्ना की तरह नहीं थी, जिसने अपनी शक्ति को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष किया था, और जब तक वह इसकी आदत नहीं डाल लेती, विक्टर द्वारा उसे सील करने की आवश्यकता थी। तुमने ये कैसे किया? सिएना ने उत्सुकता से पूछा।
मैंने अभी सोचा कि मैं क्या बनाना चाहता हूं और मैंने इसे जोर से कह दिया। मुझे लगा कि मेरी ऊर्जा का स्तर कम हो रहा है, और अचानक जो मैंने कहा वह प्रकट हो गया। पेपर की व्याख्या काफी भ्रामक होने के बावजूद सिएना पूरी तरह समझ गई कि उसका क्या मतलब था। हालांकि वे रूबी की तरह प्रतिभाशाली नहीं थीं, लेकिन स्कारलेट बहनें अक्षम नहीं थीं। आप बिना किसी तरह की प्रतिभा के स्कैथर की बेटियों में से एक नहीं बन सकते। और बहनों के रूप में जो एक दूसरे को लंबे समय से जानती थीं, वे एक दूसरे को पूरी तरह से समझती थीं। सेब। सिएना को लगा कि उसकी ऊर्जा कम हो रही है, और अगले ही पल, जैसा उसने कल्पना की थी, एक लाल सेब उसके हाथ में प्रकट हुआ। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। सेब क्यों? लेकस ने हैरान होकर पूछा। क्या वह कुछ और नहीं बना सकती थी? मैं हमेशा से इस फल को खाना चाहती थी। आखिरकार ये भी हमारी तरह लाल है। सिएना ने अपना मुंह खोला और अपने तीखे दांतों से फल को काटा। इसका स्वाद तो कुछ भी नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम असली सेब का स्वाद नहीं जानते, रोज ने समूह में हस्तक्षेप किया। सबसे बड़ी ड्रैगन के रूप में, वह अन्य लड़कियों को उनकी अपनी समझ में मदद करने के लिए यहाँ थी। उन्होंने बताया, सृष्टि पर हमारा नियंत्रण पूरी तरह से वास्तविकता के प्रति हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। यही कारण है कि आपके सेब में कोई स्वाद नहीं होता है। मैं समझ गई, सिएना ने कहा। लेकस ने अपना हाथ खोला और कहा, स्ट्रॉबेरी। अगले ही पल लेकस के हाथ में कई स्ट्रॉबेरीज दिखीं। वह मंद मंद मुस्कुराए और कहा, इन्हें चखो पेपर। सिएना और फल अपनी बहनों को थमा दिए। सिएना ने लेकस को संदेह भरी नजरों से देखा। बड़ी बहन होने के नाते वह लेकस के शरारती पक्ष से अच्छी तरह वाकिफ थी। दूसरी ओर पेपर को कुछ भी संदेह नहीं हुआ और उसने बिना ज्यादा सोचे समझे खाना खा लिया। पेपर ने अपनी आंखें चौड़ी की और फिर लेकस की ओर देखते हुए थोड़ा सा शर्मा गई। लेकस, तुम कैसा है? ये स्वादिष्ट है ना? लेकस ने चेहरे पर वही मुस्कान लाते हुए पूछा। मम्मा, पेपर ने सिर हिलाया, उसका चेहरा और भी ज्यादा लाल हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी बहन इतनी शरारती हो सकती है। उसे नताशा, नेटी, रॉबर्टा, मारिया, एग्नेस या वायलेट से इस तरह के व्यवहार की उम्मीद थी, लेकिन अपनी बहन से नहीं। सिएना ने अपनी आंखें संदेह से सिकुड़ी, लेकिन उत्सुकता से भी। उसने स्ट्रॉबेरी को देखा और फिर उसे खा लिया। अगले ही पल, पेपर की तरह, उसने अपनी आंखें चौड़ी की और थोड़ा सा शर्मा गई। तुम विकृत हो, उसने आरोप लगाया। लेकस बस मुस्कुराए और कुछ नहीं बोली, जैसे उसने कुछ गलत नहीं किया हो। वे किस बारे में बात कर रहे थे, ये जानने के लिए उत्सुक रोज ने सिएना के हाथ से कुछ स्ट्रॉबेरी ली और उन्हें भी खा लिया। स्कारलेट बहनों के विपरीत, जिन्होंने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की, उसने बस एक मनोरंजक भान उठाए। विक्टर के बीज का स्वाद। यह इस शक्ति का उपयोग करने का एक रचनात्मक तरीका है। सृष्टि पर हमारा नियंत्रण पूरी तरह से वास्तविकता के प्रति हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। लेकस ने चालाक मुस्कान के साथ रोज के शब्दों को दोहराया। इसका मतलब है कि मैं स्ट्रॉबेरी का स्वाद अपनी इच्छानुसार किसी भी स्वाद में बना सकता हूं। लेकिन अगर स्ट्रॉबेरी का स्वाद स्ट्रॉबेरी जैसा नहीं है, तो क्या यह अभी भी स्ट्रॉबेरी है? क्या ये स्ट्रॉबेरी के आकार का एक नया भोजन नहीं होगा? पेपर ने पूछा। ये स्ट्रॉबेरी नहीं होगा, है ना? बिल्कुल नहीं। चूंकि लेकस को स्ट्रॉबेरी का स्वाद नहीं पता है, इसलिए वह अपने दृष्टिकोण और कल्पना से उसमें सुधार कर सकती है। एक तरह से, ये गलत नहीं होगा क्योंकि उसके दृष्टिकोण से स्ट्रॉबेरी ऐसी ही होनी चाहिए, रोज ने समझाया। ये शक्ति बहुत खतरनाक है, सिएना ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा। अगर हम सावधान नहीं रहे, तो हम अपूरणीय क्षति कर सकते हैं। इसलिए डार्लिंग व्यक्तिगत रूप से अन्ना की देखभाल कर रहा है। वह अकेला ऐसा है जिस पर उसकी शक्तियों का असर नहीं होगा क्योंकि वह इसके लिए बहुत ताकतवर है, स्कैथर ने अपनी बेटियों की ओर चलते हुए कहा। बिना कुछ कहे, उसने लेकस के हाथ से स्ट्रॉबेरी ली और उसे निगल लिया। बहुत स्वादिष्ट है, उसने संतुष्ट और कुछ हद तक अभद्र मुस्कान प्रदर्शित की। सिएना, लेकस और पेपर अपनी मां को अविश्वास से देखते रहे, लेकिन उन्होंने अपना सिर हिला दिया, जैसे उनके पास कोई विकल्प ही न हो। फिर से कई गड़गड़ाहट की आवाजें सुनाई दी, इस बार उनके थोड़ा करीब। समूह ने देखा और बीच में कार्मिला को देखा, जो साशा, नताशा, नेटी और विक्टोरिया से निपट रही थी।
यहाँ तक कि 4-1 की स्थिति में भी, जब उसके सभी प्रतिद्वंद्वी ड्रैगन्स थे, कार्मिला के अनुभव के साथ वह काफी अच्छी तरह से टिकी हुई थी। हालांकि वह स्पष्ट रूप से दबाव में थी, उसने लड़ाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पूरी तरह से बात करना बंद कर दिया था। पांचों महिलाएं फिर से गायब हो गईं, पीछे बिजली के निशान छोड़ते हुए, और मैदान के बीच में भिड़ गईं। लड़ाई इतनी तेज थी कि अगर ड्रैगन्स की असामान्य इंद्रियां न होती, तो दर्शक ये भी नहीं देख पाते कि क्या हो रहा था। और स्कैथा के लिए भी वह अपवाद नहीं होगी, क्योंकि नस्ल परिवर्तन के कारण फुलगर कबीले की महिलाएं और भी तेज हो गई थीं, जो 1 सेकंड से भी कम समय में कई चालें चलने में सक्षम थीं। उदाहरण के लिए, जब कार्मिला, विक्टोरिया, नेटी, नताशा और साशा के बीच पुनः टकराव हुआ, तो साशा ने अपने पंजों से कार्मिला के चेहरे पर हमला किया, जिसने जवाबी हमले से पहले अपने हमले का बचाव किया, लेकिन साशा ने वार को चकमा दिया और कार्मिला के पेट पर लात मारकर दूर चली गई। इसके बाद नताशा पीछे से आए और अपने लाइटनिंग क्लॉथ से हमला किया, जिससे कार्मिला को नुकसान पहुंचा। बूढ़ी महिला ने गुर्राहट की, पीछे मुड़ी और अपनी बेटी के चेहरे पर मुक्का मारा और फिर नेटी पर हमला करने के लिए गायब हो गई, जो दूसरी तरफ से आ रही थी। लेकिन जब वह नेटी पर ध्यान केंद्रित कर रही थी, विक्टोरिया बगल से आए और उसे पीछे की ओर लात मारने की कोशिश की। खतरे को भांपते हुए कार्मिला ने स्वयं को आगे फेंका, हमले से बचते हुए, अपने हाथों से खुद को सहारा देते हुए जमीन पर गिर पड़ी, फिर अपने पैरों से नेटी के चेहरे पर हमला किया। ये सभी गतिविधियां 1 सेकंड से भी कम समय में घटित हुई। फुलगर कबीले ने उस बात को व्यवहार में उतारा जो महान योद्धा हमेशा कहा करते थे, कि युद्ध की लय को पूरी तरह से बदलने के लिए 1 सेकंड पर्याप्त था। अपनी वर्तमान गति के साथ, लड़कियों के पास अपनी खुद की लड़ाई की लय थी, और बस इस गति के साथ, वे वहां कई अन्य प्राणियों, यहां तक कि अपनी बहनों से भी बेहतर थी। आखिरकार, फुलगर कबीले के पास न केवल बेतुकी गति थी, बल्कि सच्चे ड्रैगन की विस्फोटक शारीरिक शक्ति भी थी। उद्धरण चिन्ह। अगर इस ग्रह को डालिंग द्वारा मजबूत नहीं किया गया होता, तो मैं सचमुच सोचती कि यह जगह नष्ट हो सकती है, एग्नेस ने सबका ध्यान आकर्षित करते हुए कहा। वर्तमान में एग्नेस, रोज, स्कैथा, एलोनोर, वायलट, नताशा, साशा, कार्मिला, विक्टोरिया, नेटी, सिएना, लेकेस और पेपर इस कोलिजियम में प्रशिक्षण ले रहे थे, जिसे विशेष रूप से विक्टर द्वारा ड्रैगन की शक्ति का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया था। फुलगर, स्नो, स्कारलेट और एड्रास्टेला कबीले इस क्षेत्र में संयुक्त प्रशिक्षण में भाग ले रहे थे, जबकि अन्य लड़कियां और देवियां अलग अलग क्षेत्रों में थीं। अलग अलग प्राणी होने के कारण, देवियां एक अलग क्षेत्र में थी जो इस क्षेत्र से भी ज्यादा प्रतिरोधी थी। आखिरकार, वे सिर्फ साधारण देवियां नहीं थी बल्कि ड्रैगन देवियां थीं, इसलिए उनकी शक्तियां अधिकतम तक बढ़ गई थीं। मुझे नहीं लगता कि इस ग्रह को इतनी आसानी से नष्ट किया जा सकता है। आप इसे महसूस कर सकते हैं, है ना? एलेनोर ने कहा। हाँ, एग्नेस ने सिर हिलाया जब उसे समझ में आया कि एलेनोर किस बारे में बात कर रही थी। ड्रैगन के रूप में, वे सभी बता सकते थे कि यह ग्रह कितना मजबूत था, और वे इसके केंद्र से निकलने वाली ऊर्जा की मात्रा को महसूस कर सकते थे, जो इस ग्रह को बनाए रखने के लिए अवास्तविक थी। कार्मिला निश्चित रूप से चतुर है, स्कैथर ने फुलगर कबीले की लड़ाई को कुछ मिनटों तक देखने के बाद कहा। क्या मतलब है तुम्हारा, माँ? सिएना ने पूछा। मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं कि वह अपने वंशजों को अपनी प्राचीन प्रवृत्तियों को पुनः प्राप्त करने में मदद कर रही है, साथ ही उन्हें अपने शरीर के साथ अभ्यस्त होने में भी मदद कर रही है। उद्धरण चिन्ह। हम, क्या वह सचमुच इतनी मजबूत है? मुझे पता है कि वह नताशा की माँ है, लेकिन वह लड़ाई में मुश्किल से ही जवाब दे पा रही है। कार्मिला मुझसे बड़ी है, तुम्हें पता है। स्कैथा मुस्कुराया। वह वैम्पायर काउंट्स की प्राचीन पीढ़ी से संबंधित है, और वर्तमान पीढ़ी के विपरीत, जिसने शीर्षक को विरासत में प्राप्त किया है, कार्मिला को अतीत के कई अन्य एल्डर वैम्पायरों से लड़ना पड़ा, जो कमजोर नहीं थे। यह तो बताने की जरूरत नहीं है कि उसने कभी भी पूरी तरह से प्रशिक्षण बंद नहीं किया। भले ही वह अपने शरीर की सीमाओं के कारण मजबूत न हो सकी हो, लेकिन उसकी तकनीकें स्थिर नहीं थी। मेरे बारे में सोचिए, मैं थोड़ी बड़ी हूं, जिसने कभी प्रशिक्षण लेना बंद नहीं किया, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों के कारण वह मेरी तरह प्रशिक्षण नहीं ले सकी। स्कैथा कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रही थी, बल्कि केवल तथ्य बता रही थी। हालांकि कार्मिला ने कभी भी प्रशिक्षण बंद नहीं किया,
लेकिन उसे अपना समय कबीले का नेतृत्व करने और कबीले के पिछले बढ़ते व्यवसायों को संभालने के बीच बांटना पड़ा। इस वजह से उसे कभी भी अपने प्रशिक्षण पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करने का अवसर नहीं मिला। हालांकि उसने इसे कभी पूरी तरह से नहीं छोड़ा। बस इसी वजह से वह पहले से ही कई आलसी नोबल वैम्पायरों से बेहतर थी। इतना कुछ बोलने के बाद स्कारलेट बहनों के पास कार्मिला को देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि स्कैथर ने शायद ही कभी किसी की क्षमताओं की प्रशंसा की हो, जैसा कि उसने अब किया। पिछली बार उसने विक्टर के साथ ऐसा किया था, और हर कोई जानता है कि वह किस तरह का राक्षस बन गया है। स्कैथर ने कहा, जहां तक पूरी तरह से लड़ने में सक्षम न होने की बात है, तो क्या ये सामान्य बात नहीं है? आखिरकार उनकी बेटियां और पोती कमजोर नहीं है। नस्ल परिवर्तन से आए सुधार के साथ ये काफी आश्चर्यजनक है कि वह अभी भी अपने 4 वंशजों को संभाल सकती है। रोज ने कहा, इस तथ्य को मत भूलिए कि उसे नताशा को देखने का भी अनुभव है। वास्तव में, स्कैथर ने सिर हिलाया। रोज ने कहा, इसलिए मैं कहता हूं कि युद्ध का अनुभव काफी महत्वपूर्ण है। सही है, स्कैच ने फिर सिर हिलाया। उद्धरण चिन्ह ... लेकिन विक्टर के बारे में क्या? जब उसने पैंथियन को नष्ट किया था तो वह वास्तव में अनुभवी नहीं था, है ना? पेपर ने मासूमियत से पूछा। रोज और स्कैथर के चेहरे थोड़े से खिल उठे। विक्टर को अपने सामान्य ज्ञान का पैमाना मत बनाओ। इसके अलावा कोई अनुभवी व्यक्ति भी इतनी श्रेष्ठ शक्ति से निपट नहीं सकता, रोज ने कहा। मम्मा, जैसी कि डार्लिंग से उम्मीद थी, वह सबसे ताकतवर है, पेपर ने संतोष में सिर हिलाया। अध्याय 932, मैं हमेशा देखता रहता हूँ। अध्याय 932, मैं हमेशा देखता रहता हूँ। वह अपनी खंजर का इस्तेमाल नहीं करेगी, रोज ने लड़ाई देखते हुए पूछा। मुझे लगता है कि इस प्रशिक्षण के दौरान ऐसा नहीं होगा, स्कैथर ने कहा। आखिरकार हमारा लक्ष्य उनके शरीर के साथ अभ्यस्त होना है। बहुत बुरा हुआ, मैं उसकी तकनीक की स्थिति देखना चाहता था, रोज ने कहा। मुझे नहीं लगता कि वह हमारी तरह ग्रैंड मास्टर है, लेकिन वह मास्टर की सीमा पर है। उसे ग्रैंड मास्टर तक पहुंचने के लिए बस ज्ञान की आवश्यकता है। हालांकि कार्मिला बहुत प्रतिभाशाली थी, लेकिन ग्रैंड मास्टर केवल प्रतिभा से हासिल नहीं किया जा सकता था, ज्ञान भी आवश्यक था। बेशक यह मेरी ओर से सिर्फ अटकलें हैं। उद्धरण चिन्ह ... चलो हम उससे बाद में लड़ेंगे, रोज बोली। यह एक अच्छा विचार है। चलो एग्नेस, नताशा और नेटी को भी इसमें शामिल करें। अरे, मेरी अनुमति के बिना मुझे लड़ाई में मत डालो, एग्नेस ने गुर्राहट के साथ कहा। अच्छा, क्या आप अपने शरीर के साथ अभ्यस्त होने के लिए संघर्ष नहीं करना चाहते? उद्धरण चिन्ह ... मेरा मतलब है, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहती थी। मैं बस नहीं चाहती कि तुम मेरे लिए चीजें तय करो, एग्नेस बोली। स्कैथर ने अपनी आंखें घुमाई। नाटक करना बंद करो, औरत, और बस इसे स्वीकार करो, रोज ने टिप्पणी की। ऐसा लगता है कि ड्रैगन में बदल जाने से वह अधिक गुस्सैल हो गई है। एग्नेस इन दोनों महिलाओं पर गुर्राने लगी क्योंकि उसके आसपास का तापमान बढ़ने लगा था और असहनीय हो गया था। उनके पास मौजूद क्रोधित ड्रैगन को अनदेखा करते हुए स्कैथर बोला, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं समझ नहीं सकता। स्नो कबीले को हमेशा अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में परेशानी होती है और वे बहुत भावुक प्राणी हैं। अब ड्रैगन के रूप में उनकी भावनाएं 9वीं शक्ति तक बढ़ गई हैं। मूल रूप से वे अधिक भावुक हो गईं, एक कुंवारी लड़की की तरह जो अपना पहला पीएमएस अनुभव करने वाली हो। अंतर केवल इतना है कि वे हमेशा उसी अवस्था में अटकी रहती हैं। हाँ, एग्नेस की नजर को अनदेखा करते हुए स्कैथर ने सिर हिलाया। हालांकि ये स्नो कबीले में सभी पर लागू नहीं होता, स्कैथर ने वायलेट को देखते हुए सोचा। जब से वह महिला ड्रैगन बनी है, वह बहुत नियंत्रित हो गई है, अपनी मां से उल्लेखनीय रूप से अलग। ऐसा लगता है जैसे उसे पहले से ही पता है कि क्या करना है। यहां तक कि क्रूर प्रवृत्ति भी उसे अपनी मां की तरह प्रभावित नहीं करती। वायलेट, जो अभी भी सब कुछ देखते हुए मीठी मुस्कान बिखेर रही थी, अचानक एलेनोर की ओर देखने लगी। उसकी ड्रैकोनिक आंखें सरीसृप की तरह थोड़ी सिकुड़ गईं, और उसकी मुस्कान और भी चालाक हो गई। वर्तमान में यहां उपस्थित सभी लड़कियां साधारण जिम कपड़े पहने हुए थीं, और हालांकि ये कपड़े साधारण लग रहे थे, वे स्कैथर के रून्स द्वारा बनाए गए थे, इसलिए उनकी स्थायित्व की गारंटी थी। एलोनोर, क्या हम लड़ने जा रहे हैं?
वायलट ने एलोनोर से ऐसे बात की जैसे वह अपनी सबसे अच्छी दोस्त से शॉपिंग या कुछ और करने के लिए कह रही हो। एलोनोर, जिसने अपनी बाहें अपनी छाती के नीचे क्रॉस करके रखी थी, वायलट की ओर देखा। उसकी नियॉन ग्रीन ड्रैगन आंखें अविश्वास में थोड़ी सिकुड़ी हुई थी। वह कुछ चीजों के बारे में सोचती हुई लग रही थी, और फिर उसकी भौं उठी, दिलचस्पी दिखाते हुए, जरूर। जल्द ही वह अखाड़े के बीच की ओर चली गई। हाँ, वायलट हल्के से हंसी और अखाड़े की ओर चली गई। दोनों महिलाएं मैदान के बीच में खड़ी होकर एक दूसरे को देख रही थीं। कोई शक्ति नहीं, ठीक है। सिर्फ मार्शल आर्ट। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ओह, बहुत अच्छी तरह से। वायलट ने जो कहा उसमें न केवल एलेनोर ने रुचि दिखाई, बल्कि स्कैथर, रोज, स्कारलेट बहनें और एग्नेस भी रुचि रखती थी। यहाँ हर कोई जानता था कि वायलट का तुरुप का पत्ता उसकी विस्फोटक शक्ति थी, न कि उसकी तकनीक। वायलट अपने हाथ की ओर देखती है और ड्रैकोनिक भाषा में कुछ बुदबुदाती है। लोहे की गेंद। वायलट के इस सहज भाव को देखकर आसपास की ड्रैगनेस ने अपनी भौहें ऊपर उठा ली। ऐसा लग रहा था जैसे वह जो कर रही थी, उसे करने की उसे आदत थी। यह वह क्षण था जब एग्नेस ने अविश्वास में अपनी आंखें सिकोड़ ली और वायलट की आंखों में देखा। वह अधिक शक्तिशाली बनने और अपनी शक्तियों को हास्यास्पद हद तक बढ़ाने के बारे में इतनी उत्साहित थी कि वह पूरी तरह से भूल गई कि यही बात उसकी बेटी के साथ भी हुई थी। न केवल उसकी अग्नि शक्तियां मजबूत हुईं, बल्कि संभवतः उसके पिता से विरासत में मिली शक्तियां भी मजबूत हो गईं। जब लोहे की गेंद उसके हाथ में आई, तो उसने एलोनोर की ओर देखा और कहा, जैसे ही यह गेंद जमीन को छुएगी, हम चलना शुरू कर देंगे। ठीक है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। याद रखें, केवल नजदीकी युद्ध वाली मार्शल आर्ट, कोई हथियार नहीं और कोई शक्तियां नहीं। मैं समझ गया। अच्छा। वायलट ने लोहे की गेंद को ऊपर की ओर फेंका, फिर गुरुत्वाकर्षण ने अपना काम किया और वह जमीन पर गिरी, और जमीन पर गिरते ही एक छोटा सा धमाका हुआ। उस समय एलोनोर गायब हो गई और वायलट के सामने आकर उस पर हमला कर दिया। चूंकि वायलट उसकी तरह मार्शल आर्ट में पारंगत नहीं थी, और वह अभी भी अपनी ताकत को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने इसे आसान बनाने की कोशिश की। वायलट ने एलेनोर के दाहिने वार को चकमा दे दिया जो उसके चेहरे पर लक्षित था, और वायलट के पीछे हवा का एक झोंका आया, लेकिन अखाड़े की मजबूती के कारण इससे कुछ भी नष्ट नहीं हुआ। वायलट ने अपनी स्थिति बनाए रखते हुए अपने बाएं हाथ से एलेनोर पर मुक्का मारा। एलेनोर ने हमले को चकमा दिया और अपने पीछे कई जोरदार धमाके सुने, उसके बाद हवा का तेज झोंका आया। एलेनोर के विपरीत, वायलट पीछे नहीं हट रही थी। एलेनोर वायलट से दूर चली गई और उस महिला की ओर अपनी भौं उठाई। उस नजर का सामना करते हुए, वायलट ने बस जवाब दिया, मैंने एक लड़ाई मांगी थी, एलेनोर। स्पार नहीं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। बहुत अच्छा, मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। अच्छा। वायलट हल्का सा मुस्कुराए। दोनों महिलाएं कुछ सेकंड तक एक दूसरे को देखती रहीं, अगले ही पल वे गायब हो गईं और मैदान के बीच में भिड़ गईं। जल्द ही दोनों के बीच घूसेबाजी का दौर शुरू हो गया, दोनों अपनी जगह से उठे बिना ही। घूसेबाजी बहुत तेज थी, वायलट ने हमला किया और एलेनोर ने बचाव किया और चकमा दिया। यही तब हुआ जब एलेनोर ने वायलट पर हमला किया। प्रत्येक प्रहार के साथ जोरदार धमाके की आवाजें सुनाई दे रही थीं, लेकिन महिलाएं फुलगर लड़ाई के दौरान की तरह ज्यादा हिलडुल नहीं रही थीं। जैसा कि वायलट ने शुरू में कहा था, वे केवल अपनी शारीरिक शक्ति और मार्शल आर्ट का उपयोग कर रहे थे। इस संघर्ष का सामना करते हुए, फुलगर कबीले की महिलाओं ने भी लड़ना बंद कर दिया और थोड़ा सदमे के साथ दृश्य को देखने लगी। लड़कियों की दृष्टि में समस्या लड़ाई नहीं थी, बल्कि वायलट का एलेनोर के साथ लड़ते हुए प्रदर्शन था। एलेनोर निश्चित रूप से वायलट की तुलना में लड़ाई में अधिक अनुभवी थी। आखिरकार वह अपनी पूरी जिंदगी लड़ती रही थी, और यह भी नहीं कि उसे स्कैथर ने व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षित किया था। युवा उत्तराधिकारियों में से एलेनोर निस्संदेह सबसे मजबूत थी, और फिर भी वायलट मार्शल आर्ट में उसका मुकाबला कर रही थी। यहाँ क्या हो रहा है? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या वायलट मार्शल आर्ट में इतनी निपुण थी? साशा ने अपने चेहरे से धूल पोंछते हुए ऊंची आवाज में पूछा। महिलाओं ने स्कैथर की दिशा में देखा, और एग्नेस, जहां तक उन्हें पता था, विक्टर के साथ वे दोनों ही थे जिन्होंने वायलट को प्रशिक्षित किया था। महिलाओं की निगाहों को महसूस करते हुए स्कैथर ने कहा, मैंने वायलट को केवल बुनियादी बातें सिखाई।
उसका अधिकांश प्रशिक्षण एग्नेस और विक्टर ने दिया था। महिला की नजर एग्नेस पर गई। मैंने उसे स्नो कबीले की मार्शल आर्ट सिखाई थी, लेकिन हमारी मार्शल आर्ट मुख्य रूप से हमारी शक्तियों और तलवार के इस्तेमाल पर केंद्रित है। ये स्कैथर जैसी कला नहीं है। ये हरकतें, मुझे भी नहीं पता था कि वह ऐसा कर सकती है। विक्टोरिया ने कहा। तो अब हमारे पास केवल एक व्यक्ति बचा है। विक्टर, सबने एक साथ कहा। उस समय लड़कियों ने साशा की ओर देखा। आखिरकार वे सभी जानती थीं कि विक्टर ने अतीत में केवल रूबी, वायलेट और साशा के साथ ही व्यक्तिगत प्रशिक्षण लिया था। डार्लिंग ने हमें जो आखिरी प्रशिक्षण दिया था, उसमें उन्होंने हमें अपनी शक्तियों को निखारने का प्रशिक्षण दिया था। मेरा मामला बिजली को प्लाज्मा में बदलना था। वायलेट के मामले में यह आग को और अधिक गर्म करने जैसा था। रूबी के मामले में यह पानी था जो अपना आकार बदल रहा था और शरीर के अंदर के पानी का उपयोग करके दुश्मन के शरीर को नियंत्रित कर रहा था, साथ ही दुश्मन के शरीर को विस्फोटित कर रहा था। पेपर ने अंतिम भाग सुनकर भौहें ऊपर उठाई। रूबी जैसी ही पानी की शक्ति रखने वाली एक महिला के रूप में उसने मुंह बनाया। उसने मुझे भी यह क्यों नहीं सिखाया? मैं एक नेक्रोमेंसर की तरह दुश्मनों के शरीर को विस्फोट से उड़ाना चाहती हूँ। शरीर के फटने से नेक्रोमेंसर का क्या संबंध है? नेटी ने भ्रमित होकर पूछा। बेवकूफ, नेटी का इसमें पूरा हाथ है। तुम वाकई बहुत घटिया हो, पेपर ने कहा। जब नेटी ने पेपर की बात सुनी तो उसके सिर की नसें उछल गईं। दोनों के बीच हुई चर्चा को नजरअंदाज करते हुए साशा ने आगे कहा, हालांकि उन्होंने रूबी के साथ मिलकर हमें मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण दिया, लेकिन प्रशिक्षण का मुख्य विषय यही नहीं था। महिलाओं ने पीछे मुड़कर वायलेट और एलेनोर के द्वंद्वयुद्ध को देखा। पहले की तरह वे अभी भी अपनी जगह से नहीं उठी। रोज, स्कैथा और कार्मिला ने जो कुछ हो रहा था उसे देखकर अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली। उन्हें किसी तरह लगा कि अब उनके सामने कुछ बहुत ही अप्राकृतिक हो रहा है। उनकी सहज प्रवृत्ति उन्हें ऐसा बता रही थी, लेकिन वे यह नहीं बता पा रहे थे कि क्या गलत हो रहा है। एलेनोर ने चाहे जो भी किया हो, वायलेट ने बचाव किया और पलटवार किया, जैसे कि उसे पता हो कि एलेनोर आगे क्या कदम उठाने वाली है। जब यह विचार मार्शल आर्ट में मौजूद 3 सबसे अनुभवी महिलाओं के दिमाग में आया, तो उन तीनों ने चौंककर अपनी आंखें खोली। मुझे मत बताओ, तीनों ने एक साथ सोचा। उसका संदेह तब सच साबित हुआ जब एलेनोर ने अचानक वायलेट को ठोकर मार दी, और महिला ने वार होने से पहले ही छलांग लगा दी और एलेनोर के चेहरे पर लात मार दी, जिससे महिला थोड़ा दूर हो गई। वायलेट ने अभी जो किया वह किसी ऐसे व्यक्ति के लिए असंभव था जिसकी समय की समझ कम थी और जो फुलगर कबीले की महिलाओं की तरह काफी तेज थी। उद्धरण चिन्ह ... उसने यही पहना है ना? एग्नेस ने बड़बड़ाते हुए कहा। हाँ, कार्मिला, स्कैथा और रोज ने एक साथ पुष्टि की। जब एलेनोर को एहसास हुआ कि वह क्या कर रही है तो उसने वायलेट पर गुर्राहट से कहा, वायलेट, तुमने कहा था कि बिना शक्तियों के। मैं अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं कर रही हूं, वायलेट ने शांति से उत्तर दिया। झूठे, तुम स्पष्ट रूप से अपने भविष्य की दृष्टि का उपयोग कर रहे हो। मैं नहीं हूं। तो फिर आप इसे कैसे समझाएंगे? आप कैसे जानते हैं कि मैं क्या करने जा रहा हूं? ऐसा इसलिए क्योंकि एलेनोर, मैं पहले से ही जानता हूं कि तुम क्या करने जा रही हो। देखो, तुम अपनी शक्तियों का उपयोग कर रहे हो। मैं नहीं हूं। वायलेट ने अपना सिर हिलाया। क्या तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे किसी ऐसी बात के बारे में झूठ बोलूंगी जिसके लिए मैंने सहमति दी थी? एलेनोर चुप थी। वायलेट कई चीजें कर सकती है, लेकिन जब वह कहती है कि वह कुछ करने जा रही है, तो वह वास्तव में ऐसा करती है। वह उन लोगों के प्रति बेवफा नहीं थी जिन्हें वह पसंद करती थी। तो बताओ, यह क्या है? तुम मार्शल आर्ट में इतने निपुण कैसे हो गए? अवलोकन करना, कल्पना करना और लागू करना। उद्धरण चिन्ह ... हम। वायलेट ने अपना सिर छुआ। हमारा दिमाग हमारे पिछले दिमाग से कहीं ज्यादा तेज और ज्यादा कुशल है, एलेनोर। मैंने तो बस इसका इस्तेमाल किया। वायलेट की नजर लड़कियों की ओर गई और उसके चेहरे पर एक बीमार मुस्कान उभर आई। मैं हमेशा से बहुत चौकस रही हूं, तुम्हें पता है। हमेशा देखती रही हूं, हमेशा इस बात पर नजर रखती रही हूं कि किस तरह की महिलाएं मेरे प्रियतम के पास आती हैं। वायलेट की आंखें हल्की सी नियॉन वायलेट की तरह चमक उठी। इस जानकारी को मैंने अपनी आंखों से जो सीखा है, उसे मिलाकर ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि मैं आपके बारे में सब कुछ जानती हूं।
पेपर अनजाने में लेकेस के पीछे खड़ी हो गई। वायलट पहले से ज्यादा डरावनी है, उसने बुदबुदाया। लेकेस और सिएना अपनी छोटी बहन से सहमत होने से खुद को रोक नहीं पाते। तो यह वास्तव में कैसे काम करता है? क्या आप हमारा भविष्य या कुछ और देखते हैं? साशा ने पूछा। नहीं, मैंने अभी अभी तुम्हारा पूरा अतीत देखा है, वायलट ने तटस्थ भाव से अपने नाखूनों को देखते हुए कहा। इन शब्दों से लड़कियां पूरी तरह चुप हो गईं, एक असहज चुप्पी। वह अपने नाखूनों पर फूंक मारती है और उसके मुंह से आग की लपटें निकलती हैं। जब उसके मुंह से आग की लपटें निकलनी बंद हो जाती हैं, तो वह अपने नाखूनों को चमकता हुआ देखकर संतुष्ट होकर सिर हिलाती है। जब मैं ड्रैगन बन गया, तो मेरी आंखें और भी शक्तिशाली हो गईं, और अब मैं न केवल भविष्य देख सकता हूं, बल्कि मैं अतीत भी देख सकता हूं। विशेष रूप से, मैं किसी चीज का अतीत देख सकता हूं। ये क्रिया मेरे अंदर सहज रूप से आती है और इससे मुझे या मेरे आसपास की दुनिया को कोई नुकसान नहीं होता है। आखिरकार अतीत पहले से ही लिखा हुआ है। इस उपकरण का उपयोग करके मैंने एलेनोर को देखा और उसके बारे में सब कुछ सीखा। अपने बेहतर दिमाग का उपयोग करके मैंने उसकी आदतों को हर चीज में सरल बना दिया। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए एलेनोर की ओर देखा। मुझे पता है कि लड़ाई में एलेनोर क्या क्या करेगी। मुझे पता है कि जब वह नजदीक से लड़ती है तो वह अपने हाथों का इस्तेमाल करती है। मुझे पता है कि उसे अपने शरीर के दाहिने हिस्से पर ज्यादा झुकने की आदत है। मुझे पता है कि जब उसे कोई मौका मिलता है तो वह हमेशा अपने सबसे मजबूत मुखों का इस्तेमाल करती है। आमतौर पर ये वार उन जगहों पर किए जाते हैं जहां से जान जा सकती है, जैसे सिर या दिल। धमनियों पर भी वार किया जा सकता है, लेकिन चूंकि हम एक परिवार हैं, इसलिए वह मुझसे इस तरह नहीं लड़ेगी। जब वह निराश होती है या जल्दी में होती है तो वह दुश्मन को मारने के लिए ग्रेटेस्वॉर्ड से हमला करती है। अगर परिवार के बीच लड़ाई में ऐसा कुछ होता है, तो वह प्रतिद्वंद्वी को नीचे गिराने की कोशिश करेगी, जैसा कि अभी हुआ। सन्नाटा जारी रहा, लेकिन इस बार यह सन्नाटा अविश्वास का था, एक भयावह सन्नाटा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या ये पूरी तरह से टूटा हुआ नहीं है? पेपर बोलने से खुद को रोक नहीं सका। खैर, मैं महारानी हूं, मुझे ये जानना है कि मेरे पति के साथ किस तरह की कुतिया का रिश्ता है। वायलट ने मुस्कुराते हुए सोचा। वायलट ने सोचा, शायद यही वह शक्ति थी जिसने मुझे अपने भूतकाल के साथ बातचीत करने की अनुमति दी। हालांकि भविष्य में भूतकाल के साथ बातचीत करने के लिए मुझे इसमें और अधिक कुशल होना चाहिए। अब उसे समझ में आया कि जब उसने कहा कि वह अभी तैयार नहीं है, तो उसके भविष्यकाल के स्व का क्या मतलब था। यदि आप दुश्मन को जानते हैं और खुद को भी जानते हैं, तो आपको 100 लड़ाइयों के परिणाम से डरने की जरूरत नहीं है। यदि आप खुद को जानते हैं लेकिन दुश्मन को नहीं जानते हैं, तो हर जीत के साथ आपको हार भी झेलनी पड़ेगी। यदि आप न तो दुश्मन को जानते हैं और न ही खुद को, तो आप हर लड़ाई हार जाएंगे। सुन तजु, मैं बस इस शिक्षा को वास्तविकता पर लागू कर रही हूं। बिल्कुल सीधे तौर पर अगर मुझे कहना पड़े तो। वह हंसी। इस बेतुकी शक्ति को देखकर अपनी स्तब्धता से बाहर आकर स्कैथर ने सोचना शुरू किया, और इस शक्ति के फायदे और नुकसान को पूरी तरह से समझने में उसे 5 सेकंड से कम समय नहीं लगा। मैं समझता हूं, आप किसी प्राणी के अतीत के बारे में सब कुछ जान सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप मजबूत हो गए हैं या कुछ भी। उदाहरण के लिए, भले ही आप मुझे करीब से जानते हो और जानते हो कि मैं किस तरह का हमला करने जा रहा हूं, फिर भी आप मुझसे हार जाएंगे। बिल्कुल, ये भी सच है कि आपने अनगिनत अन्य मार्शल आर्ट सीखे हैं, इसलिए मेरा अनुमान लगाना और भी मुश्किल हो जाता है। वायलट ने सिर हिलाया। दूसरी ओर, एलेनोर जैसे प्राणी, जो एक ही मार्शल आर्ट पर निर्भर रहते हैं, उनका पूर्वानुमान लगाना आसान है, स्कैथर ने कहा। और चूंकि ड्रैगन में बदल जाने के कारण आपके पास भी उसके जैसी ही ताकत है, इसलिए लड़ाई बराबरी की हो जाती है। सच, वायलट ने सिर हिलाया, लेकिन अगर मैं रोज का सामना करती, तो वो मुझे टुकड़ों में काट देती, क्योंकि मुझे पता है कि हमला कहां से हो रहा है, फिर भी मैं बचाव नहीं कर सकती। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। यद्यपि ये सभी नुकसान आपकी ताकत के स्तर के कारण हैं, लेकिन यदि आप अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं, तो आपके द्वारा लड़ी जाने वाली सभी 100 लड़ाइयों में आपको दुश्मन के विरुद्ध लाभ होगा और आप न केवल शारीरिक रूप से, बल्कि भावनात्मक रूप से भी क्षति पहुंचा सकेंगे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। भावनात्मक क्षति? पेपर ने पूछा।
बेवकूफ पेपर, क्या तुमने सुना नहीं कि उसने क्या कहा? वह किसी भी प्राणी के पूरे अतीत को जानती है। इसका मतलब है कि वह लड़ाई के बीच में भी उस प्राणी को भड़का सकती है, उसकी भावनाओं को झकझोर सकती है। लेकस बोला। बिल्कुल, स्कैथर ने सिर हिलाया। यह एक भयानक शक्ति है। मुझे खुशी है कि तुम मेरी दुश्मन नहीं हो। स्कैथर ने आह भरी। आखिरकार, वह अच्छी तरह जानती थी कि इस तरह की शक्ति के साथ, वायलट को उसे हराने के लिए सीधे उससे लड़ने की भी जरूरत नहीं थी, वह उसे नुकसान पहुंचाने के लिए जो जानकारी जानती थी उसका इस्तेमाल कर सकती थी। स्कैथर इस शत्रु को पराजित कर सकता है, लेकिन उनके द्वारा पहुंचाई गई क्षति की भरपाई कभी नहीं की जा सकती। तो चलिए जारी रखते हैं। वायलट ने एलेनोर से पूछा। एलेनोर अब वायलट से लड़ने में काफी अनिच्छुक महसूस कर रही थी। वायलट ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, इसे प्रशिक्षण के रूप में सोचें। आखिरकार, आपको युद्ध में इतना पूर्वानुमानित नहीं होना चाहिए। यह मेरी मार्शल आर्ट को बेहतर बनाने के लिए भी प्रशिक्षण है। हालांकि डार्लिंग और स्कैथर ने मुझे मूल बातें सिखाई, लेकिन मैं और अधिक सुधार करना चाहता हूं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ठीक है, एलोनोर ने बड़बड़ाते हुए कहा। वायलट ने अपना पक्ष रखते हुए कहा, पहले जैसे ही नियम, बस मार्शल आर्ट। ठीक है। अध्याय 933, एक न्याय परमेश्वर। अध्याय 933, एक न्याय परमेश्वर। 9 पूंछ वाले आदमी ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या हो रहा है? अरे तुम अंततः जाग गए। 9 पूंछ वाला आदमी, जो स्पष्ट रूप से एक योकाई था, जल्दी से जमीन से ऊपर कूद गया और रक्षात्मक रुख अपना लिया। जब वह ऐसा कर रहा था, तो उसने लोगों के एक समूह को देखा। एक अच्छे कपड़े पहने हुए आदमी, छोटे सुनहरे बालों वाली एक महिला, एक लंबा आदमी जिसकी गंध स्पष्ट रूप से पिशाच जैसी थी, और एक अन्य गोरा आदमी जिसकी गंध भी पिशाच जैसी थी। लेकिन लंबे आदमी के विपरीत, यह आदमी एक महान पिशाच लग रहा था। आपका नाम क्या है, अजनबी? उसी अच्छे कपड़े पहने आदमी ने नीरस आवाज में पूछा। मैं आपको क्यों बताऊं? क्योंकि अगर आप यहाँ हैं, तो इसका मतलब है कि आप किसी न किसी तरह विक्टर एलुकार्ड से जुड़े हुए हैं। और जब मैं कहता हूं कि जुड़ा हुआ हूं, तो मेरा मतलब है कि आपने उसके किसी करीबी को नुकसान पहुंचाया है। 9 पूंछ वाला योकाई उस आदमी की बातें सुनकर कांप उठा। चूंकि आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो पहले हम अपना परिचय देंगे। मेरा नाम लूसी है। आदमी ने अपने बगल में बैठी महिला की तरफ देखा। महिला ने तिरस्कार भरे भाव से अपनी आंखें घुमाई, लेकिन उस भाव के साथ भी उसने अपना नाम बताया, करेन। इसके बाद लूसी नाम के व्यक्ति ने उस लंबे आदमी की ओर देखा। लुवान डेविस, एक पिशाच गुलाम। लूसी ने फिर लुवान के बगल में खड़े आदमी की ओर देखा, लेकिन उस आदमी ने बोलने से इनकार कर दिया। इसलिए उसने कहा, अगला नाम कॉर्नेलियस फुनार है, जो फुनार कबीले का उत्तराधिकारी है, जो कुलीन पिशाचों का एक कबीला है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। सही। तुम्हारा नाम क्या है? लूसी ने फिर पूछा। कुरामा। अब जब हम सब एक दूसरे को जान गए हैं, तो मैं आपसे पूछता हूं, आपका पाप क्या था? मेरा पाप? हाँ, तुमने ऐसा क्या किया जिससे विक्टर जैसे राक्षस को गुस्सा आ गया? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। खैर, जब कुरामा ये बताने ही वाला था कि क्या हुआ, तो उसने तुरंत खुद को रोका और कहा, रुको, मुझे ये क्यों कहना चाहिए? तुम कौन हो, और मैं यहाँ क्यों हूँ? मुझे यकीन है कि मैं यूरोप में किसी सुदूर स्थान पर छिपा हुआ था। कुर्मा ने याद करने की कोशिश की कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि वह यहाँ आ पहुंचा, लेकिन उसे बस इतना याद था कि वह अचानक बेहोश हो गया था और फिर यहाँ जाग उठा था। मैंने तुम्हें अपना नाम और यहाँ आने का कारण पहले ही बता दिया है, लूसी ने नीरसता से उत्तर दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ये सब छोड़ो, मैं बाहर जा रहा हूँ। उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन वह इन अजीब लोगों के समूह के साथ यहाँ नहीं रहने वाला था। शुभकामनाएं, लूसी ने कहा। उस क्षण कुर्मा को एहसास हुआ कि हर कोई उसे एक मनोरंजक भाव से देख रहा था, जैसे कि वे उसके अगले कदम की प्रतीक्षा कर रहे हों। उसने अंदर ही अंदर आह भरी और दरवाजे की ओर चल पड़ा। जब उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, तो वह नहीं खोल सका, और इस प्रतिक्रिया की उम्मीद करते हुए, वह हैरान नहीं था। इसलिए उसने और जोर लगाया, लेकिन फिर भी वह दरवाजा नहीं खोल सका। हताश होकर कुर्मा ने अपने शरीर में और अधिक शक्ति प्रवाहित करना शुरू कर दिया और दरवाजा खींचने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं हिला।
वह झुंझलाहट में गुर्राया और दरवाजे पर मुक्का मारा, लेकिन उसे सिर्फ अपने हाथ में बहुत ज्यादा दर्द महसूस हुआ। उसने दर्द कम करने की कोशिश में अपना हाथ हिलाया और कमरे में गुस्से से देखा, एक खिड़की देखी। बिना समय बर्बाद किए उसने खिड़की से बाहर कूदने की कोशिश की, लेकिन उसका चेहरा सिर्फ शीशे से टकराया और दर्द से जमीन पर गिर पड़ा। अचानक चारों ओर सामूहिक हंसी की आवाज सुनाई दी। कुरामा झुंझलाहट में बड़बड़ाया और उठ खड़ा हुआ। किसी कारण से वह पहले से कमजोर महसूस कर रहा था। क्या चल रहा है? तुम बहुत मूर्ख हो, है न फॉक्स? मुझे लगा कि क्यूबिकित्स्यून्स उससे कहीं ज्यादा समझदार है। करेन ने मजाक उड़ाया। खांसी खांसी। लूसी ने झूठी खांसी की और फिर कहा, सही शब्द क्यूबिकित्सुने है करेन। चुप रहो लूसी, करेन ने गुर्राते हुए कहा। मुझे मत सुधारो। हाँ हाँ, लूसी ने आंखें घुमाई। जैसा कि एक करेन से उम्मीद की जाती है, वह बहुत ही मनमौजी है। बस अब ये पुराना मजाक बंद करो। क्या तुम बोर नहीं हो रही हो? कैरन और भी चिढ़ गई। लूसी ने कैरन की ओर देखा, और जब उसने उसका परेशान चेहरा देखा, तो वह मुस्कुराया और कहा, नहीं। जब करेन और लूसी बहस कर रहे थे, लुवान ने कुरामा को देखा, जो लूसी और करेन की बहस से लगातार परेशान होता जा रहा था और बोला, अगर तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया कि क्या हुआ, फॉक्स, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। तुमने पहले विक्टर के साथ गड़बड़ की थी, और अब डेमन कर्ज वसूलने आया है। यह इतना ही सरल है। जहां तक इस बात का सवाल है कि आप बाहर क्यों नहीं निकल सकते, खैर, ये तो हम भी नहीं जानते। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि यह जगह व्यावहारिक रूप से अभेद्य है। कुर्मा का गुस्सा शांत हो गया, उसके चेहरे पर सिर्फ हार का भाव रह गया। वह फर्श पर बैठ गया और आहें भरने लगा। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने अत्याचार के दानव राजा के साथ खिलवाड़ किया, जिसे अब अराजकता के ड्रैगन देवता के रूप में जाना जाता है, आप सभी काफी शांत लग रहे हैं। लुवान ने कंधे उचका दिए। वह एक वैम्पायर गुलाम था और तब से जीवन में आगे नहीं बढ़ पाया था। वह इसे विडंबनापूर्ण मानने से खुद को नहीं रोक पाया। उसने विक्टर से पहले अलौकिक दुनिया में प्रवेश किया था, लेकिन कुछ ही वर्षों में उसे सफलता के समान स्तर तक नहीं पहुंच पाया था। मुझे लगता है कि इसे ही हम प्रतिभा और किस्मत कहते हैं, लुवान ने निराशा के भाव के साथ सोचा। अब उसकी मानसिकता पहले जैसी नहीं रही। राक्षसों के युद्ध और अपने आसपास के सभी लोगों को मरते हुए देखने के बाद, इन चीजों ने एक व्यक्ति को बदल दिया। यहां तक कि नाइटिंगेल, जो एक अन्य आकाशगंगा में स्थित ग्रह है, भी युद्ध की लपटों से बच नहीं पाया। उस युद्ध के कारण उसने मानव दुनिया में अपना सब कुछ खो दिया, अपना उद्देश्य, अपना परिवार। और अब बस यही बचा था कि हमेशा के लिए एक अमर स्वामी की गुलामी में रहना था। क्या वह विक्टर से नफरत करता था? बेशक करता था, लेकिन उससे उसके जैसे किसी के खिलाफ जाने में कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। वह अब बस बहुत श्रेष्ठ था। आप शांत रहने का दिखावा करने में बहुत अच्छे हैं, कुरामा ने प्रभावित होते हुए कहा। यह उस समय था जब कॉर्नेलियस ने कुरामा को देखा और कहा, धोखा मत खाओ, फॉक्स। हम शांत नहीं हैं या परवाह न करने का नाटक नहीं कर रहे हैं, परिस्थितियां बस अलग है। जबकि इन दो कीड़ों ने कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं किया है और उस कमीने की मदद भी नहीं की है, हमने सीधे उसे नुकसान पहुंचाया है। इसलिए हमने बस अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया है। मैं समझ गया, कुर्मा ने कॉर्नेलियस के स्वर के प्रति उदासीन होकर सिर हिलाया। अचानक कैरेन और लूसी ने बहस करना बंद कर दिया, जबकि कुरामा, कॉर्नेलियस और लुवान ने अपनी बातचीत रोक दी क्योंकि वे सभी एक निश्चित दिशा में देख रहे थे। वहां कुछ था, एक अंधेरी उपस्थिति जो कमरे के सारे प्रकाश को अपने में समाहित कर रही थी। वह यहाँ है, लूसी ने बड़बड़ाते हुए कहा। कमरे की खामोशी और उनकी अलौकिक इंद्रियों के कारण सभी ने लूसी की आवाज सुनी, जिससे डर की एक और भी अनजान भावना पैदा हो गई। वे किससे निपट रहे थे? कुरामा को नहीं पता था। वास्तव में, लूसी और करेन, जो यहाँ सबसे पहले आए थे, उन्हें भी नहीं पता था कि वे किस तरह के प्राणी के साथ व्यवहार कर रहे थे। अंधेरे से एक आकृति उभरी। वह लंबा था, उसने पूरा कवच पहना हुआ था। उसका चेहरा पूरी तरह से अंधकार में था, जो एक हुड से ढका हुआ था जो उसके कवच से जुड़ा हुआ लग रहा था, लेकिन यह वह नहीं था जिसने समूह का ध्यान आकर्षित किया। यह आदमी के पीछे अंधेरे किरण जैसे पंख थे जो कमरे से सारी रोशनी चूसते हुए लग रहे थे। कुर्मा सदमे में था क्योंकि इस अनजान प्राणी से सामना होने की अनुभूति ने उसे भय से भर दिया था।
वह सहज रूप से जानता था कि वह किसी सामान्य व्यक्ति के साथ व्यवहार नहीं कर रहा था। जीव ने अपना हाथ उठाया और फिर समूह के सामने जमीन पर अंधेरा छाने लगा। अगले ही पल दो और लोग दिखाई दिए। विशेष रूप से पुरोहित वेश में दो पुरुष, दो मानव भूत प्रेत भगाने वाले। क्या हो रहा है? उफ, क्या कोई उस ट्रक की नंबर प्लेट नोट कर सकता है जिसने मुझे टक्कर मारी? उस घटिया चीज को मैं कसम खाता हूं कि मैं उससे मार डालूंगा। एक पादरी के लिए उसकी भाषा काफी गंदी थी, लेकिन स्पष्टतः वह पादरी नहीं था, वह एक भूत प्रेत भगाने वाला था। थॉमस और जिमी, प्राणी बोला। तुरंत ही दोनों भूत प्रेत निरोधक जमीन से उठे और उस जीव को देखने लगे। कुरामा और वहां मौजूद बाकी सभी लोगों की तरह डर उनकी सहज प्रतिक्रिया थी। महामहिम, मेरे सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके वर्षों के काम से प्रसन्न है, इसलिए मैं आपको पुरस्कृत करने के लिए यहां आया हूं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ये निश्चित रूप से वे शब्द नहीं थे जिनकी थॉमस और जिमी को उम्मीद थी। हाँ, उन्होंने अपने संगठन के साथ विश्वासघात किया था, लेकिन उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था जिसके लिए इस आदमी को परमेश्वर का आभार मानना चाहिए। जाहिर है, दोनों मनुष्यों के मन की बात पढ़कर उनके सामने बैठा प्राणी बोल उठा, मेरे भगवान की समझ किसी भी नश्वर या अमर प्राणी से परे है। यहां तक कि देवताओं में भी वह विशेष है। उस प्राणी ने उन दोनों आदमियों को ऐसे देखा जैसे वह उनकी आत्मा को देख सकता हो। वह अच्छी तरह जानता है कि तुम्हारी सच्ची भावनाएं क्या हैं। दोनों कांप उठे। पहले तो घृणा और यहां तक कि नफरत भी थी, तुम पर दबाव डाला जा रहा था। लेकिन जब भी तुम मेरे भगवान के बारे में खबर देखते और वह जितना शक्तिशाली होता जाता, तुम्हारी भावनाएं बदलने लगती। तुम जासूसी का काम उसी वफादारी के साथ करने लगे जो भगवान राजा के अधीनस्थ उसके लिए रखते हैं। और अंततः जब मेरे भगवान को अलौकिक प्राणियों की सभा में सभी देवताओं द्वारा स्वीकार कर लिया गया, तो आपने और भी अधिक उत्साह से काम किया। इस वफादारी को पूरी तरह से मान्यता दी गई है, और मैं आपको पुरस्कृत करने के लिए यहाँ आया हूँ। प्राणी के हाथ में शुद्ध अंधकार का एक आवरण छा गया और उसने कहा, क्या तुम स्वीकार करते हो? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। लेकिन हमारे काम का क्या होगा? जिमी ने, जो समूह का दिमाग था, तुरंत पूछा। जासूसी अब आवश्यक नहीं है। मेरे राजा की इंद्रियों से यदि वह चाहे तो वह आसानी से पूरे ग्रह को देख सकता है। इसके अलावा जासूसी का काम अब उन प्राणियों द्वारा किया जा रहा है जो इस कार्य के लिए अधिक उपयुक्त है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? थॉमस ने अपना हाथ उठाया। प्राणी ने केवल थॉमस की ओर देखा और उसे अपना प्रश्न पूछने का संकेत दिया। आप हमें इनाम क्यों दे रहे हैं? क्या हमें गुलाम बनाकर रखना आसान नहीं होगा? थॉमस। जिमी ने अपने दोस्त के पेट पर कोहनी मारी और मन ही मन अपने दोस्त और उसके बड़े मुंह को कोसने लगा। वह चुप क्यों नहीं रह सकता था? यह एक वैध प्रश्न है, और इस प्रश्न का उत्तर बहुत सरल है। मेरा ईश्वर न्यायप्रिय है। लगन से काम करो, परिणाम दिखाओ, वफादार रहो और आत्म सुधार का प्रदर्शन करो। ये दर्शाओ कि तुम हमेशा प्रगति कर रहे हो और तुम्हें पुरस्कृत किया जाएगा। चाहे तुम कोई भी हो, गुलामों से लेकर यहां तक कि उसके द्वारा बनाए गए समाज के शीर्ष पर बैठे लोगों तक, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाता है। क्योंकि वह न्यायप्रिय है, इसलिए उसका विरोध करने वालों के साथ विपरीत व्यवहार किया जाएगा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मेरे जैसे साधारण व्यक्ति के लिए ये जानना कि मेरी कड़ी मेहनत का फल मिलेगा, काफी है, थॉमस ने कहा। वह कभी भी खुलकर यह स्वीकार नहीं करता था, लेकिन वह अपने संगठन से काफी असंतुष्ट था, जिसने उससे केवल खुद को बलिदान करने के लिए कहा था, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं दिया। इस वजह से उसने रूबी के जासूस के रूप में अपने काम पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि वह उन्हें जो भी जानकारी देता, उसकी उपयोगिता के आधार पर उसे पैसे के रूप में महत्वपूर्ण पुरस्कार मिलते। और एक अनाथ के लिए यह बहुत मददगार था। इन संसाधनों की बदौलत वह उस अनाथालय की मदद करने में सक्षम हुआ जहां वह बड़ा हुआ था, और यहां तक कि उसने चुड़ैलों द्वारा बनाए गए सीमित क्षेत्रों का निर्माण भी किया, जिससे आक्रमण के दौरान छोटे राक्षसों की प्रगति को रोका जा सका। मैं स्वीकार करता हूं, थॉमस ने कहा। जिमी ने आगे कहा, मैं भी स्वीकार करता हूं। स्वीकार करने के उसके कारण।
अपने दोस्त के विपरीत जिमी एक चतुर व्यक्ति था और वह जानता था कि अगर वह विक्टर की टीम में होता तो वह विजेता होता और अधिक प्रभावशाली बन जाता। ये सभी कारण जो उन्होंने सोचे थे वे उनके सामने मौजूद प्राणी को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। वह जिमी की महत्वाकांक्षा के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता था और उसे यह बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। आखिरकार दानव भी शुरू में विक्टर के प्रति इसी कारण से वफादार थे, जब तक कि उन्हें शक्ति का स्वाद नहीं मिला। पावर की लत लग गई थी, खास तौर पर विक्टर की पावर की, और इसने उन्हें और भी कट्टर और समर्पित बना दिया। हालांकि विक्टर इतना मूर्ख नहीं था कि वह गैर जिम्मेदाराना तरीके से पावर दे दे। इसके अलावा बहुत आसानी से दी गई शक्ति को उतनी ही आसानी से छीना भी जा सकता है, और वह क्षण तब आएगा जब शक्ति प्राप्त करने वाला व्यक्ति विक्टर को धोखा देगा। जिमी और थॉमस ने अपने हाथ उस जीव के हाथ में रख दिए और अगले ही पल अंधकार ने उनके शरीर को निगल लिया। वे न तो चीख सकते थे और न ही कुछ कह सकते थे, वे बस जमीन पर गिर गए और छटपटाने लगे, जब तक कि वे आखिरकार रुक नहीं गए। सभी लोग चुपचाप ये सब देख रहे थे, उनकी आंखें पूरी तरह से जमीन पर पड़े दो मनुष्यों पर केंद्रित थी। मेरा नाम वॉ है, अराजकता ड्रैगन भगवान की इच्छा का वाहक, और मैं यहाँ घोषणा करता हूँ। अध्याय 934, एक न्याय परमेश्वर। 2। मेरा नाम वॉ है, अराजकता ड्रैगन भगवान की इच्छा का वाहक, और मैं यहाँ घोषणा करता हूँ। उठो, अराजकता के अग्रदूत। दोनों प्राणी उठने लगे, उनके पीछे शुद्ध अंधकार के दो पंख बन गए, उनके चेहरे शुद्ध अंधकार में बदल गए, जहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, और उनके वस्त्र वॉ के समान कवच में बदल गए, लेकिन कम भारीपन के साथ। आपका ईश्वर उस सीमा पर आपकी प्रतीक्षा कर रहा है जहां वास्तविकता और कल्पना अपनी सबसे बड़ी शक्ति का प्रयोग करती है। दोनों प्राणी गायब हो गए और एक ऐसी जगह पर फिर से प्रकट हुए जहां अनगिनत आकाशगंगाएं देखी जा सकती थी। पूरी तरह से स्वचालित रूप से और पूरी तरह से समन्वयित होकर वे दोनों क्षितिज पर एक महान ब्रह्मांडीय भयावहता की ओर अंतरिक्ष में घुटनों के बल बैठे। प्राणी की दृष्टि ही उसके हेरल्ड्स के लिए भी समझ से परे थी। इसकी मात्र उपस्थिति ने वास्तविकता को बदल दिया, जैसे कि प्राणी की उपस्थिति अपनी पहुंच के भीतर सब कुछ निगलती हुई प्रतीत होती थी। यह नई आकाशगंगाएं भी बना रहा था, लेकिन वे सामान्य नहीं थीं, विकृत, लगभग जीवित दिखाई दे रही थी। इसने सब कुछ खा लिया, इसने सब कुछ बदल दिया, इसने सब कुछ बनाया, और इसकी उपस्थिति ने सृष्टि में असंगतियां पैदा कर दी। ये शानदार प्राणी वही ईश्वर था जिसकी सेवा करने की उन्होंने शपथ ली थी। और इस प्राणी के दर्शन ने दोनों पुरुषों में भावनाएं जगा दी। अपने वर्तमान स्वरूप के बावजूद उनमें अभी भी अपने मानवीय पक्ष की चेतना बनी हुई थी, हालांकि वह पक्ष पुरुषों का था। अपने वर्तमान स्वरूप के बावजूद उनमें अभी भी अपने मानवीय पक्ष की चेतना बनी हुई थी, हालांकि वह पक्ष बहुत बदल चुका था, उन्हें इसका एहसास ही नहीं था। शुरू से ही किसी के पास कोई मौका नहीं था। जिमी ने इस प्राणी को देखकर सोचा, कोई इसके खिलाफ कैसे लड़ सकता है? अपने वर्तमान परिवर्तन के बावजूद उसने कभी भी लड़ाई शब्द पर विचार नहीं किया। भले ही यह प्राणी दुश्मन हो, उसके दिमाग में केवल भागना शब्द ही होगा। ... यद्यपि आपके कार्य अधिकतर इच्छा से प्रेरित होते हैं, लेकिन ये पाप नहीं है, क्योंकि केवल इच्छा ही किसी प्राणी को प्रेरित कर सकती है। वार ने लूसी और कैरेन की ओर देखा। इसलिए ये प्रस्ताव आपके लिए भी है। वार ने लूसी और कैरेन की ओर देखा। आपकी प्रतिक्रिया क्या है? क्या आप दास्ता के बदले में सत्ता स्वीकार करते हैं? वार ने पहले की तरह ही अपना हाथ उठाया। हम स्वीकार करते हैं। लूसी और कैरन ने बिना समय बर्बाद किए। उनका कारण हमेशा की तरह वही। वे अब से ज्यादा बनना चाहती थीं, ताकत चाहती थीं। इसलिए वे उछल पड़े और वॉ का हाथ पकड़ लिया, और जल्द ही वही दृश्य दोहराया गया, और दोनों गायब हो गए। वार ने लुवान और कॉर्नेलियस की ओर देखा। जहां तक तुम्हारा सवाल है, तुम हमारे पीछे क्यों पड़ रहे हो? हमारे शुरुआती संघर्ष के बाद हमने विक्टर के साथ फिर कभी परेशानी नहीं मोल ली, कॉर्नेलियस ने पूछा, ये जानते हुए कि वह वैसे भी मर जाएगा। वह बस ये जानना चाहता था कि इतने समय बाद वह क्यों मरेगा। मेरा ईश्वर कभी अपराध नहीं भूलता। हम शुरू से ही तुम पर नजर रख रहे थे, लेकिन जब तक उसने अपने सभी शत्रुओं को मिटा देने का निर्णय नहीं ले लिया, तब तक हमें कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं लगी, वार ने उत्तर दिया।
अगर आपको उनसे कोई मतलब होता या उनकी पत्नियों में से कोई आपकी तरफ से बोलने की कोशिश करती तो शायद वह आपको माफ कर देते। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं समझता हूं, यह उचित है। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं भी ऐसा ही करता। कॉर्नेलियस ने आश्चर्यजनक रूप से इसे अच्छी तरह से स्वीकार किया। युद्ध ने लोगों को बदल दिया और दानव आक्रमण ने उसे समझा दिया। कमजोर होना पाप है। यदि कोई व्यक्ति शक्तिशाली है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह पाखंडी है, अत्याचारी है, झूठा है, मूर्ख है या तुच्छ है, वह जो कुछ भी करेगा वह उचित होगा। क्यों? क्योंकि वे मजबूत हैं। कॉर्नेलियस को लगता था कि वह ताकतवर है, लेकिन विक्टर की बढ़ती उपलब्धियां उसके लिए वास्तविकता की परीक्षा थी। वह ताकतवर नहीं था, वह बस एक मेढक था जो कभी अपने कुएं से बाहर नहीं निकलता था। वार ने अपना हाथ उठाया। दया के एक कार्य में मैं आपकी आत्मा को पूरी तरह से मिटा दूंगा। क्या यह दयालुता है? कॉर्नेलियस ने रुगण मनोरंजन के साथ कहा। अगर उसकी आत्मा को मिटा दिया गया तो वह मरने के बाद पुनर्जन्म नहीं ले पाएगा। भले ही उसे अपना पिछला अस्तित्व याद न हो, लेकिन वह पूरी तरह से मिटाया जाना नहीं चाहता था। मेरे भगवान की पत्नी की इच्छा करने का पाप आमतौर पर एक नरक में अनंत यातना का परिणाम देता है, जिसका व्यक्तिगत रूप से एक महिला द्वारा आदेश दिया जाता है जो एक पेशेवर दानव यातना करता है। वह लवक्राफ्टियन पुस्तकों के योग्य यातना कला का प्रदर्शन कर सकती है। तो आप क्या चुनेंगे? अनंत यातना या आत्मा विलोपन? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। बस मेरा अस्तित्व मिटा दो, कॉर्नेलियस थके हुए स्वर में बोला। वार ने कुर्मा की तरफ देखा और कुर्मा की पूंछ के सारे बाल खड़े हो गए। इससे पहले कि वह कुछ सोच पाता या कोई कदम उठा पाता, उसने खुद को हवा में तैरते हुए पाया और उस प्राणी ने उसकी गर्दन पकड़ रखी थी। अनंत यातना, मौत, ये सब तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। तुम मेरी भगवान की बेटी को चोट पहुंचाने के लिए जिम्मेदार लोगों में से एक हो। इसलिए केवल शुद्ध आतंक ही तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कुर्मा अंधेरे में गायब हो गया। डॉट डॉट डॉट। अराजकता के चार दूत, जो सिर झुकाए खड़े थे, ने तब अपना चेहरा ऊपर उठाया जब 9 पूंछ वाला एक आदमी इस स्थान पर प्रकट हुआ। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, 2 महिलाएं चारों के सामने प्रकट हुई और शुद्ध श्वेत और लाल ऊर्जा की एक ढाल बुला ली। अगले ही क्षण अंतरिक्ष की गहराइयों से एक अज्ञात ध्वनि गूंजी और प्राणी ने अपनी ऊर्जा कुर्मा की ओर छोड़ दी। इस इशारे से ही सैकड़ों और सितारे उसकी मौजूदगी से विकृत हो गए। अगर 2 महिलाएं नहीं दिखाई देती तो चारों हेरल्ड्स को नुकसान हो सकता था। कुर्मा स्वयं चीखने लगा, उसके चेहरे पर खून की आंसू बहने लगे और वह पीड़ा में अपने बाल खींचने लगा। यह देखने में एक भयावह दृश्य था, लेकिन ये यही नहीं रुका, क्योंकि उसका शरीर विकृत होने लगा और वह मांस का एक तैरता हुआ गोला बन गया, फिर वह फट गया और पुनः अपने सामान्य रूप में प्रकट हुआ। उसके शरीर को घसीटकर उनके भगवान के केंद्र में ले जाया गया, जहां उसे हमेशा के लिए सबसे भयानक यातनाएं सहनी पड़ी। जब स्थिति पुनः शांत हो गई, तो शुद्ध शक्ति से बने बालों वाली दोनों महिलाएं गायब हो गईं और दूर से सब कुछ देखने लगी। बहन, मुझे अब भी लगता है कि इन लोगों को डार्लिंग का रूप दिखाने के लिए यहां लाना अच्छा विचार नहीं है, अमारा ने कहा। मैं सहमत हूं, लेकिन ये डार्लिंग की इच्छा थी। उनके हेरल्ड के रूप में उन्हें समझना चाहिए कि उनका भगवान कौन है। उनके शब्द मेरे नहीं, रॉक्सेन ने उत्तर दिया। मुझे पता है, लेकिन ये हमारा विशिष्ट स्थान है ना? मैं इसे उनके साथ साझा नहीं करना चाहती, अमारा ने मुंह बनाते हुए कहा। क्या यही समस्या है? रॉक्सेन ने अमारा की ओर अविश्वास से देखा। जाहिर है, उसने अपनी बहन की शिकायतों को पूरी तरह से गलत समझा था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। खैर, मैं आपसे सहमत हूं, जब तक आप नहीं आए, यह मेरा विशिष्ट स्थान था। लेकिन मैंने आपकी उपस्थिति को सहन करना सीख लिया है। अमारा ने अपनी बहन के तीखे शब्दों को सुनकर अपने होंठ भींच लिए। विषय बदलते हुए, वे प्राणी यहाँ कैसे प्रकट हो सकते हैं? वे हमारे जैसे उससे जुड़े हुए नहीं हैं, है ना? अमारा ने पूछा। यह जरूरी नहीं कि सच हो। आखिरकार वे अराजकता के सार के साथ बनाए गए थे जिसने युद्ध का निर्माण किया। वे वास्तव में डार्लिंग से जुड़े हुए हैं, लेकिन उतने गहरे नहीं जितने हम हैं, रॉक्सेन ने समझाया। ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि जब हमारे पिता विक्टर से मिलने आए थे, तो उन्होंने उसकी आंतरिक दुनिया में कुछ ऐसा किया था, जिससे विक्टर की आत्मा और भी अधिक विशेष हो गई थी।
ठीक है, ये सच है। ऐसा हर रोज नहीं होता कि किसी प्राणी की अपनी आत्मा के भीतर 3 आंतरिक आयाम हो। अमरा जिन आयामों की बात कर रहा था, वे थे नर्क, विक्टर का ग्रह, और हाल ही में जीता गया मिस्र का देवालय जो धीरे धीरे उसकी आत्मा में समाहित हो रहा था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हाँ, हम आपकी इच्छा पूरी करेंगे, चारों ने एक साथ कहा, और फिर वे गायब हो गए। अमारा हैरान थी, डार्लिंग ने क्या कहा? क्या तुम ध्यान नहीं दे रहे थे? रॉक्सेन ने पूछा। मैं नहीं था, अमारा ईमानदार था। रॉक्सेन ने कुछ सेकंड के लिए अमारा को देखा, फिर आह भरी, उसने उन्हें और अधिक दुश्मनों का पीछा करने का आदेश दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। और भी है, अमारा ने अविश्वास से कहा। डार्लिंग बहुत प्रिय है। रॉक्सेन ने व्यंग्यात्मक ढंग से प्रिय शब्द पर जोर दिया। हाँ, वह है, अमारा ने सिर हिलाया। डॉट डॉट डॉट। वार ने लुवान की ओर देखा। चुने, गुलामी या पुनर्जन्म की संभावना के साथ मृत्यु। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या आपने जो कहा कि आपका ईश्वर न्यायप्रिय है, वह सत्य है? अगर ऐसा नहीं होता तो तुम मुझसे यहां बात नहीं कर रहे होते। अतीत में संघर्ष के बावजूद तुम सिर्फ एक कमजोर नौकर थे, और हर चीज में तुम्हारा शामिल होना मूल रूप से धमकाने का कार्य था, और हे भगवान, इससे वह परेशान नहीं हुआ। आखिरकार उस समय कमजोर होना उसकी गलती थी। लुवान को वार के शब्दों से आश्चर्य हुआ, लेकिन वह जल्दी ही समझ गया कि ये शब्द कहां से आ रहे थे। ठीक है, अलौकिक प्राणियों की मानसिकता कमजोरों पर हावी होने की होती है। मैं गुलामी चुनता हूं, लुवान बोला। उसे अंदर से कोई परवाह नहीं थी, वो बस अपने मौजूदा पट्टे को दूसरे से बदल रहा था, लेकिन कम से कम इस बार उसके पास आगे बढ़ने और मजबूत बनने का थोड़ा मौका था। अच्छे से, लुवान की गर्दन पर एक चोकर दिखाई दिया, और अगले ही पल, वह गायब हो गया, एक रेगिस्तान जैसी जगह में फिर से प्रकट हुआ। फिर भी, साथ ही, यह एक भविष्य का शहर और एक स्वर्गीय प्रकृति थी। उसने चारों ओर देखा और कई अविश्वसनीय रूप से सुंदर प्राणियों को उसी तरह का चोकर पहने हुए देखा। क्या ये देवता है? लुवान को तब झटका लगा जब उसने महसूस किया कि उसका शरीर सहज रूप से इन प्राणियों को अस्वीकार कर रहा है, और अब जब उसे इसका एहसास हुआ, तो वह सूर्य के नीचे था, लेकिन वह जल नहीं रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन वह ये बता सकता था कि युद्ध ने उसे कहीं फेंक दिया है। राक्षसी सींगों और सरीसृप की पूंछ जैसी पूंछ वाली एक महिला ने लुवान को देखा, फिर उसकी कलाई पर एक होलोग्राफिक डिवाइस पर नजर डाली। नंबर 069L। हाँ, लुवान के मुंह से स्वतः ही बोल निकला। लाइन में लग जाओ, तुम्हारा काम शीघ्र ही सौंप दिया जाएगा। हाँ, लुवान रोबोट की तरह बोला। क्या हो रहा है? मैं अपनी इच्छानुसार हिल नहीं पा रहा हूं। विरोध मत करो, यह तुम्हारे लिए और भी बुरा होगा, उसने अपने बगल में किसी को कहते सुना। उस सत्ता की ओर अपनी दृष्टि घुमाने पर उसने एक लंबे गोरे आदमी को देखा जिसके शरीर पर लाल टैटू और लंबे काले बाल थे। कौन हो तुम? एक छोटा ईश्वर जो इतना मूर्ख था कि उसने एक ऐसे ईश्वर का समर्थन किया जो केवल अपने निचले सिर से सोचता था। वह अपने ही मजाक पर हंसा और लाइन की ओर चला गया। नंबर 069L, अभी लाइन में आओ, राक्षस जैसी महिला ने और जोर से आदेश दिया। लुआन का पूरा शरीर भयंकर दर्द से कांप उठा, जिससे कई सेकंड के लिए उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया। इससे भी बुरी बात यह थी कि वह चिल्ला भी नहीं पा रहा था। जल्द ही उसका शरीर हिलने लगा और वह भगवान के बगल में लाइन में खड़ा हो गया। बताया तो, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उफ, बस, वह जो सवाल पूछना चाह रहा था, वह उसे समझ नहीं पाया। और भगवान को भी इसकी परवाह नहीं थी। बस एक सलाह, अगर वार्डन तुम्हें कुछ करने का आदेश देते हैं, तो तुम उसे करो। वे निष्पक्ष प्राणी हैं, वे आपके साथ वैसा व्यवहार नहीं करेंगे जैसा हम देवताओं ने अतीत में अपने दासों के साथ खिलौनों की तरह किया था, या यहाँ तक कि राक्षसों ने भी अपने दासों के साथ किया था। मुझे कहना होगा कि वे बहुत निष्पक्ष राक्षस हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उनका ये रवैया उनके सम्राट के प्रति सम्मान के कारण है। मम्मा, यही संभावना है, आखिरकार जब तक वे अपना काम ठीक से करते हैं, उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता, तो देवताओं के संरक्षक के रूप में राक्षसों का एक समूह बहुत गलत हो जाता। ये राक्षस निश्चित रूप से स्थिति का फायदा उठाएंगे। भगवान कुछ सेकंड के लिए चिंतन में लग रहे थे, फिर उन्होंने लुवान की ओर देखा।
किसी भी मामले में यदि आप वह करने से इनकार करते हैं जो आपको आदेश दिया गया है, तो आप वार्डन की काली सूची में आ जाएंगे, और मेरा विश्वास करें, वे किसी को अपनी काली सूची में डालने के लिए बहुत उत्सुक हैं। वह बुरी तरह से हंसा, जिससे लुवान पूरी तरह से भयभीत हो गया। एक अच्छे गुलाम बनो, नंबर 069L, और कौन जानता है, शायद भविष्य में तुम इस स्थिति से बाहर निकल जाओ। आखिरकार हमारे शाही महामहिम दुनिया में जो कुछ भी गलत है, वह सब हो सकता है, लेकिन वह निश्चित रूप से निष्पक्ष है। देखा, भगवान ने एक स्थान की ओर इशारा किया। लुवान ने उस स्थान पर देखा और एक चॉकलेटी रंग की त्वचा वाली देवी और एक काली त्वचा वाले भगवान को देखा। सफेद सींग और नीली त्वचा वाली राक्षसी महिला जो ठंडी हवा छोड़ती थी, दोनों देवताओं के सामने रुक गई। स्पष्ट रूप से वह नरक से आई बर्फीली राक्षसों में से एक थी। आपने महान उपलब्धियां हासिल की हैं। बिना किसी शिकायत के स्वेच्छा से हमारे समाज को आज की स्थिति तक पहुंचने में मदद करने और नए स्थानों की ओर संकेत करने के कार्य ने, जो महामहिम के लिए बहुत मददगार हो सकते हैं, जो पहले हमारे लिए अज्ञात थे, आपको महान पुरस्कार दिलाए हैं। बधाई हो, नंबर 089U और नंबर 081 के। अब आप स्वतंत्र हैं। अब आप अपनी पहचान का उपयोग उसी तरह कर सकते हैं जैसे आप पहले करते थे। भगवान उपवार, युद्ध की अवधारणाओं के साथ, और देवी कुक, अज्ञात और अंधकार की अवधारणाओं के साथ, अब आप अनुकरणीय नागरिक हैं। मुझे आशा है कि आप महामहिम द्वारा लगाए गए नियमों के अनुसार जीवन व्यतीत करेंगे। बधाई हो। बर्फ के दानव ने ताली बजाई, और फिर आसपास के सभी दानवों ने भी ताली बजाई। इस उदाहरण का अनुसरण करते हुए आसपास के दासों ने भी ताली बजाई। उक्त दोनों देवता केवल हल्के से मुस्कुराए, लेकिन उनके हाव भाव से स्पष्ट था कि वे राहत महसूस कर रहे थे। लुवान ने ये दृश्य देखकर राहत की सांस ली। वह आदमी सच कह रहा था। लेकिन ऐसी जगह जहां भगवान भी गुलाम है ना? आखिर यह कौन सी जगह है? अध्याय 935, अन्ना की अधिकार भावना। विक्टर ने अपनी आंखें खोली और बुदबुदाया, इस सेक्टर में मेरे सभी दुश्मन चले गए हैं। छोटे मोटे लोग अब गायब हैं, और बाकी वे हैं जो दूसरे सेक्टर में भाग गए हैं। विक्टर ने काम आधे अधूरे ढंग से नहीं किया। जिस क्षण से उसने अपना पूर्ण प्रभुत्व स्थापित किया, उसने गुप्त रूप से उन सभी लोगों को खत्म करने का काम किया जिन्होंने उस पर हमला किया और अतीत में उसके परिवार को निशाना बनाया। अपनी आचार संहिता का पालन करते हुए, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत और खून के बदले खून, उसने उन लोगों को नहीं भुलाया जिन्होंने उसे नुकसान पहुंचाया। हालांकि कुछ ऐसे विशिष्ट मामले थे जिनमें यह आचार संहिता लागू नहीं हुई, जैसे कि लुवान, एफ्रोडाइट, परसेफोन, मिजुकी और अन्य प्राणी जो शुरू में उसके दुश्मन थे लेकिन उसके सहयोगी बन गए, और कुछ मामलों में उसकी पत्नियां भी। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसके भीतर शक्तिशाली प्राणियों की बहुत सारी यादें थीं, वह जानता था कि उसका आचार संहिता बिल्कुल पत्थर पर नहीं लिखा हुआ था। आखिरकार अलौकिक प्राणी मनुष्यों की तरह ही जटिल थे, लेकिन विक्टर को इसकी परवाह नहीं थी। ये कोड हमेशा उसके साथ रहा है क्योंकि यह उसका हिस्सा है, और इसलिए वह नहीं बदलेगा। ठीक उसी तरह जैसे योद्धा की संहिता उसे स्कैथर द्वारा सिखाई गई थी, एक संहिता जो, यदि आप इसके बारे में सोचें, तो त्रुटिपूर्ण है। लेकिन अपनी खामियों के बावजूद विक्टर को इसकी परवाह नहीं थी, कारण उसे एक नैतिक संहिता की आवश्यकता थी। चाहे वह कुछ भी हो, उसे इसकी आवश्यकता थी। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ, अपने वर्तमान स्वभाव के साथ, उसे एक अराजक प्राणी के रूप में पहचाना जा सकता था। यदि उसके पास नैतिकता या अपनी इच्छा का प्रयोग करने की इच्छा शक्ति नहीं है, तो वह अपनी प्रवृत्ति से प्रभावित होगा। इसलिए त्रुटिपूर्ण होने के बावजूद विक्टर को इसकी परवाह नहीं थी, क्योंकि यही उसका सार था। वह एक त्रुटिपूर्ण प्राणी था, और यह ठीक है, आखिरकार वह पूर्ण होने का प्रयास नहीं कर रहा था। एक मोहक कराह सुनकर विक्टर ने अपनी छाती की ओर देखा और देखा कि लंबे काले बालों वाली एक देवी शांति से आराम कर रही थी। देवी की शांत अवस्था को देखकर उसके चेहरे पर एक छोटी सी कोमल मुस्कान आ गई। आज की परसेफोन अतीत की परसेफोन से अलग थी। ये कहा जा सकता है कि अब की परसेफोन योद्धा रानी का सही प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए अगर वह किसी पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करती तो वह उसके पास इतनी बेपरवाह होकर आराम नहीं करती। विक्टर थोड़ा ऊपर उठा, दीवार से पीठ टिकाए और ड्रैगन देवी के लंबे काले बालों को सहलाने लगा।
उसके सहलाने का असर तब हुआ जब काले बालों वाली देवी जागने ही वाली थी कि फिर से सो गई। ब्लड ड्रैगन के रूप में, जिनके अंदर एक महान पिशाच और ड्रैगन की सभी विशेषता है, उनके लिए अपनी किसी भी पत्नी और यहां तक कि खुद को थका पाना लगभग असंभव होगा। लेकिन जब वह एक भगवान के रूप में ये अंतरंग कार्य करते थे, तो इसमें केवल भौतिक शरीर ही शामिल नहीं था, बल्कि आत्मा भी शामिल थी। आखिरकार किसी के साथ सोने का कार्य कुछ मायनों में सबसे अंतरंग कृत्यों में से एक है। इस कारण परसेफोन की थकावट की स्थिति उनके लड़ाई के बाद स्पष्ट थी, क्योंकि उसकी आत्मा विक्टर की विशाल और शक्तिशाली आत्मा के साथ मिल गई थी। उसके भौतिक शरीर पर उसके लगातार हमलों का तो जिक्र ही न करें, वो थकी और संतुष्ट होने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। कितने दिन बीत गए? 4 दिन। विक्टर, अमारा ने रॉक्सेन से पहले जवाब दिया। विक्टर की आत्मा के अंदर रॉक्सेन ने अमारा को एक अप्रिय नजर से देखा, एक नजर जिसे अमारा ने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। मैं समझ गया। विक्टर ने सिर हिलाया। समय का परिप्रेक्ष्य तब भ्रमित करने वाला हो जाता है जब आपके भीतर 3 आयामी दुनियाएं होती हैं और आप अपनी चेतना को अपने सबसे अराजक स्व की ओर प्रक्षेपित कर सकते हैं। अपने सबसे अराजक स्व के बारे में बोलते हुए, विक्टर की ड्रैगन जैसी विशेषताएं उसकी आंखों को छोड़कर गायब होने लगी और अगले ही पल उसकी पीठ पर लोमड़ी के कान और 10 पूंछ दिखाई देने लगी। उमू, जैसा कि अपेक्षित था, एल्डर गॉड की शिकार शक्ति मेरे द्वारा प्राप्त की जा सकने वाली सर्वश्रेष्ठ शक्तियों में से एक थी। वह विशिष्ट शक्ति विक्टर के भीतर पहले से मौजूद किसी चीज के साथ पूरी तरह से जुड़ गई और भी अधिक शक्तिशाली हो गई। इस वजह से जिस क्षण विक्टर ने कुर्मा को अपना ब्रह्मांडीय नाश्ता बनाया, वह अपने रूप, शक्तियों, क्षमताओं और यादों का पूरी तरह से उपयोग करने में सक्षम हो गया। उसने फॉक्स के संपूर्ण अस्तित्व पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ओह! विक्टर ने अपने भौतिक शरीर में आए बदलावों को देखकर आनंदित होकर देखा, सिवाय उसके हृदय, आंखों और आत्मा के, उसका संपूर्ण भौतिक शरीर क्यूबी कित्स्यून की एक आदर्श नकल था। वैम्पायर आकार बदलने वाले होते हैं, और जब मैं ड्रैगन में बदल गया तो मैंने उस शक्ति को नत शक्ति तक बढ़ा दिया, इसलिए ऐसी क्षमता होना पूरी तरह से अवास्तविक नहीं है। विक्टर ने अपनी त्वचा को हल्के से खरोचा, और जैसा कि उसने उम्मीद की थी, भले ही उसका शरीर एक यूकाई के शरीर की नकल कर रहा था, फिर भी उसकी कुछ विशेषताएं, जैसे कि उसकी अभेद्य रक्षा और अविश्वसनीय ताकत, अभी भी बनी हुई थी। विक्टर के दिमाग में विचार आने लगे, और अगले ही पल उसका शरीर फिर से बदलने लगा। उसकी ड्रैगन विशेषताएं वापस आ गईं, लेकिन आंतरिक रूप से उसके पास दानव डायब्लो, गिरे हुए देवदूत गैब्रियल और देवदूत माइकल की शारीरिक संरचना थी। उसने आदिम देवता अरेबस और नोक्टिनॉस की शारीरिक विशेषताओं को भी जोड़ा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हाँ, यह एक साधारण आकार बदलने वाले की क्षमता से कहीं अधिक है। ऐसा लगता है कि शिकारी की शक्ति मूल से कहीं अधिक बदल दी गई है। अपने भीतर कई अलग अलग जातियों के केवल अच्छे हिस्सों को पुनः पेश करने की क्षमता एक शेपशिफ्टर की क्षमता से कहीं ज्यादा थी। वह उस समय मूल रूप से एक चिमेरा था। हालांकि उसकी आत्मा खुद नहीं बदली, यह एक ड्रैगन की आत्मा बनी रही। उसका सार भी ड्रैगन का ही रहा। इसका सबूत यह है कि कई प्रयासों के बाद भी उसका दिल और आंखें नहीं बदली। अपनी शक्तियों के बारे में इन नई खोजी गई विशेषताओं के साथ थोड़ा खेलने के बाद विक्टर इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वह सही था। जब मैंने उस बड़े भगवान को अवशोषित किया और अनुकूलन और शिकार की शक्तियां मेरे साथ जुड़ गईं, तो इससे मेरी शक्तियों में कुछ बदलाव हुए, और उसके कारण मैं जो कुछ भी अवशोषित करता हूं, उसका रूप पूरी तरह से लागू कर सकता हूं, सिवाय आंखों और ड्रैगन के दिल जैसी विशेषताओं के। विक्टर को संदेह था कि उसके देवता, खास तौर पर उसकी शुरुआत की दिव्यता, भी इस पर प्रभाव डाल रही थी। मुझे वाकई फिर से प्रशिक्षण की जरूरत है। उसने अंदर ही अंदर आह भरी। अब उसके पास इतनी सारी शक्तियां थीं कि उनमें से हर एक का पता न लगाना बेकार होगा। वह मूर्ख होगा जो बिना प्रयास किए रह जाएगा, जैसे कि अतीत में खोज करने की बहुत क्षमता रखने वाले देवताओं ने ऐसा अक्सर किया था। उसने बड़े भगवान से जो शक्तियां ग्रहण की और खुद एक भगवान के रूप में अपने आरोहण से उसके भीतर कई शक्तियों को महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया। विक्टर ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करना बंद कर दिया, और अगले ही पल उसका पूरा शरीर स्वतः ही ड्रैगन विशेषताओं में लौट आया। अपने निचले अंग के आसपास कुछ संकुचन महसूस करते हुए विक्टर ने नीचे देखा और काले बालों वाली देवी को आलसी और कुछ हद तक प्रसन्न नजर से उसे देखते हुए देखा।
आप क्या कर रहे हो? मैं अपने कायापलट के साथ कुछ परीक्षण कर रहा हूं। परसेफोन ने सिर हिलाया और विक्टर की गर्दन के चारों ओर अपनी बांह लपेटी और उससे चिपक गई। तुम्हें क्या पता चला? मेरे अंदर जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक अप्रयुक्त क्षमता है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ये बहुत डरावना है, परसेफोन ने टिप्पणी की। उसके नीचे का आदमी निश्चित रूप से एक अनियमितता था। अस्तित्व के इतने ऊंचे स्तर पर पहुंचने के बाद भी उसके पास अभी भी बढ़ने की क्षमता थी। उसका अस्तित्व ऐसा था मानो सीमा शब्द लागू ही नहीं होता। विक्टर ने परसेफोन के काले बालों को सहलाया और उसके एक स्तन के कठोर सिरे को हल्के से खींचते हुए शिकायत की, क्या तुम ये कह रही हो कि तुम्हारा पति डरावना है? हाँ, वह है। मुझे उन प्राणियों पर दया आती है जो उसके बुरे पक्ष में हैं। उसने अपने अंदर के सदस्य को निचोड़ने के लिए अपने अंदर की हलचल मचाई जो रात भर लड़ाई शुरू होने के बाद से वहां रहा था। वह नहीं जानती थी कि क्यों, लेकिन उसे यह एहसास अच्छा लगता था कि उसका अंदरूनी हिस्सा उसके द्वारा पूरी तरह भर दिया गया है। उसके पूरे शरीर में आनंद की ऐंठन महसूस होती थी जिससे उसकी सहज प्रवृत्ति बहुत संतुष्ट हो जाती थी। प्रवृत्ति की बात करें तो शायद यह इच्छा मेरी प्रवृत्ति से आती है। आखिरकार मैंने सुना है कि ड्रैगन को बच्चे पैदा करने में बहुत मुश्किल होती है। परसेफोन ने सोचा और उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली और विक्टर के दुलार का आनंद लेते हुए आराम किया। नियम स्पष्ट था, आप जितने मजबूत होंगे, आपके लिए बच्चे पैदा करना उतना ही कठिन होगा। बेशक जब तक कि आप प्रोजेनिटर न हो। विक्टर के अब तक बच्चे न होने का एकमात्र कारण ये था कि वह नहीं चाहता था। आखिरकार वे एक खतरनाक युग में रह रहे थे और वह अलौकिक दुनिया के बारे में भी सीख रहा था। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि उसके पास इसके बारे में सोचने का भी समय नहीं था, क्योंकि हर बार जब वह किसी समस्या पर काबू पाता तो एक और कष्टप्रद समस्या उत्पन्न हो जाती। आमतौर पर ऐसा उसके या अन्य प्राणियों के कारण होता है जो उसमें रुचि रखते थे और उसे नियंत्रित करना चाहते थे। दरवाजा खुला और अन्ना कमरे में दाखिल हुई। एक पल के लिए वह स्तब्ध रह गई जब उसने देखा कि परसेफोन और विक्टर कहाँ जुड़े थे। हालांकि उसने खुद को शांत करने की कोशिश करने के लिए एक गहरी सांस ली, लेकिन यह एक मूर्खतापूर्ण विचार साबित हुआ क्योंकि कमरे से सारी गंध उसके नथुने में घुस गई, जिससे उसका शरीर थोड़ा कांप उठा। उसकी लाल ड्रैकोनिक आंखें और भी सिकुड़ गईं जब उसने विक्टर और परसेफोन के कनेक्शन से एक सफेद तरल पदार्थ रिसता हुआ देखा। उसने एक बार फिर गहरी सांस ली और अपनी आंतरिक इच्छाओं को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की, जो कि बहुत मुश्किल साबित हुआ क्योंकि उसका वर्तमान स्वभाव ईमानदारी का सही प्रतिनिधित्व था। इसी शक्ति ने उसे भी प्रभावित किया, जिससे उसके लिए खुद को धोखा देना असंभव हो गया। इसलिए कुछ पैथियन से संबंधित एक छोटी सी समस्या के बारे में विक्टर को बुलाने के उद्देश्य से यहां आने के बावजूद उसने इसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया और बिस्तर की ओर चली गई, जो गंदा होने के बावजूद नष्ट या गंदा भी नहीं था। यह दर्शाता है कि विक्टर ने किसी तरह अपनी शक्तियों से सब कुछ साफ कर दिया था। विक्टर ने उत्सुकता से अपनी भौं उठाई जब उसने अन्ना को बिस्तर की ओर बढ़ते देखा। जब वह बिस्तर के करीब पहुंची तो उसकी लंबी काली और लाल पोशाक गायब हो गई। वह केवल काले रंग की गाटर बेल्ट में रह गई जिसे पहनना उसे पसंद था। अगले ही पल उसने बस मोटे कंबल को पीछे धकेल दिया, बिस्तर पर चढ़ गई, खुद को फिर से कंबल से ढक लिया और अपने हाथ की एक लहर के साथ उसने वह दरवाजा बंद कर दिया जिससे वह अंदर आई थी। फिर वह सिमट गई, उसने एक और गहरी सांस ली और फिर संतुष्ट होकर मुस्कुराई। मुझे ये गंध बहुत पसंद है। विक्टर के दाहिने हिस्से में जब उसने उसे गले लगाया, उसने एक और गहरी सांस ली और फिर संतुष्ट होकर मुस्कुराई। मुझे ये गंध बहुत पसंद है। परसेफोन ने अपना सिर एक तरफ घुमाया और अपनी आंखें खोली। जब उसने अन्ना को लेटे हुए देखा तो वह चौंक कर अपनी आंखें चौड़ी कर ली, और जब अन्ना ने अपनी आंखें खोली और परसेफोन को देखा तो वह चौंक कर डर में बदल गया। उन बेजान जुनूनी आंखों को देखकर वह भय से अंदर से कांप उठी, और एक ड्रैगन देवी और बहुत शक्तिशाली शासक होने के बावजूद वह उस भय से छुटकारा नहीं पा सकी। अन्ना की आंखों में तीव्रता तभी कम हुई जब परसेफोन अनजाने में विक्टर से थोड़ी दूर चली गई, जिससे उनका संबंध एक अश्लील पॉप के साथ खत्म हो गया। परसेफोन के अंदरूनी हिस्सों से सफेद तरल पदार्थ निकलने लगे, लेकिन उसने इसकी परवाह नहीं की और बस देखती रही कि अन्ना ने उस जगह को अपने कब्जे में ले लिया जहां वह पहले थी, जबकि उसने सावधानी से उसके लिंग को अपने गीले प्रवेश द्वार पर छुआ।
अपने प्रवेश द्वार के पास विक्टर के कठोर लिंग द्वारा प्रदान की गई गर्मी की अनुभूति को महसूस करते हुए अन्ना ने संतुष्ट होकर मुस्कुराया। जैसे ही उसने अपनी पैंटी को थोड़ा सा हिलाया, उसके लिंग को अपने नग्न प्रवेश द्वार को छूने दिया और फिर विक्टर को धीरे से गले लगाया। उसने फिर से एक गहरी सांस ली और फिर उसे और भी कसकर गले लगा लिया। उसके अंदर बहुत गर्मी थी, मैग्मा की तरह गर्म, और यह उसके अंदर से रिसने वाले तरल पदार्थों में परिलक्षित हो रहा था। वह मेरा है, उसने सोचा। उसके शरीर से एक धमकी भरी लाल आभा निकल रही थी, हालांकि यह आभा केवल परसेफोन के लिए ही धमकी भरी थी। विक्टर के लिए यह उसकी आंतरिक इच्छाओं की खुली घोषणा थी जो उसकी अपनी शक्ति से प्रेरित थी। अपने आप से व्यवहार करें। अन्ना का शरीर कांप उठा और वह विरोध में गुर्राई, लेकिन जब उसने विक्टर की निगाहें देखी, विक्टर ने ऐसी आवाज निकाली मानो वह कुछ सोच रहा हो। हालांकि वह अन्ना की अधिकारपूर्णता से संतुष्ट था, लेकिन जिस तरह से वह व्यवहार कर रही थी वह अस्वीकार्य था। अपने विचारों को समाप्त करते हुए उसने अन्ना और परसेफोन को अपने करीब खींचा और दोनों महिलाओं के काले बालों को सहलाना शुरू कर दिया। अपना चेहरा अन्ना के कान के करीब लाया और बोला, अपने आप से व्यवहार करें। अन्ना का शरीर कांप उठा और वह विरोध में गुर्राई, लेकिन जब उसने विक्टर की निगाहें तेज होती देखी तो वह सिहर उठी और भी अधिक विनम्रता से उसके शरीर से चिपक गई, और अगले ही पल उसके शरीर से निकलने वाली धमकी भरी आभा पूरी तरह से एक दोस्ताना आभा में बदल गई। परसेफोन ने राहत की सांस ली, और जब वह सोचने लगी कि क्या हुआ, तो उसे विक्टर का दुलार महसूस होने लगा और उसके विचार पूरी तरह से खाली हो गए। उसे अब किसी चीज की परवाह नहीं थी और वह बस उस एहसास का आनंद ले रही थी। अनैतिक प्रवृत्ति। विक्टर ने अन्ना और परसेफोन को देखते हुए सोचा। किसी कारण से उसे पहले से ही अंदाजा था कि भविष्य में उसे इस बात पर बहुत दुख होगा, खासकर अपनी बेटियों से।